और मैं तो 2 बजे का सोचा था, आप तो 8 बजे आ गए, है ना? वेरी गुड। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हमने, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, कार्डिक इंडेक्स, कार्डिक रिजर्व। दैट इज, बस एमसीक्यू को 2 बार पढ़ने की आदत डालो। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, नॉट इन अ मिनट, है ना? देखिए कितना सिंपल था, गलती करें आप इतने सिंपल एमसीक्यू में। दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। कल हमने पढ़ा था ईच कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रोक वॉल्यूम जो कितना था बच्चों, 70 से 130 ml, और कार्डियक आउटपुट जो था स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट, 4500 टू 5000 ml पर मिनट, पर मिनट। चलो एक और ट्राई करता हूं, एक और एमसीक्यू पूछता हूं आपसे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट करिएगा, निकालिएगा। इसको बहुत घुमा के पूछा, बता देता हूं मैं आपको, सीधा नहीं है। कैलकुलेट करिएगा, आंसर ढूंढिएगा। If the cardiac output is 4800 ml per minute and the heart rate is 60 beats per minute, the stroke volume average dash ml. सुन के बताना है, उसके बाद आपसे पूछूंगा मैं। हाँ बेटा, कैसे कैसे निकाला? हाँ, कहाँ किया? ब्रेन में। कितना है बेटा? कितनी आ रहा है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 60, 80, 100, 120। दैट इज, थोड़ा सा आगे पीछे किया बट आपने फाइंड आउट किया, वेरी गुड। हम नेक्स्ट क्लास को कैरी करते हैं। उससे पहले एक बार आपसे पूछ लेता हूं, कल क्या क्या हमने पढ़ा। अच्छा, समझ में तो आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? पक्का? घर पे जाके ट्राई करो, समझ में नहीं आया तो क्लास में आके पूछ सकते हो, है ना? हाँ बेटा, समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? हाँ, मैं पूछता हूँ आपसे, कल हमने पढ़ा था कार्डिक आउटपुट। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट कार्डिक आउटपुट? वेरी गुड, फैंटास्टिक। उसके बाद, उससे पहले हमने जो पढ़ा ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। ब्लड सप्लाई में आप मुझे बताओ कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ हार्ट को ब्लड कौन देता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, वेरी गुड, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ बेटा, विच इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी रिस्पांसिबल फॉर एमआई? इंफीरियर एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंटीरियर। टोटल कार्डिक आउटपुट का कितना परसेंटेज ब्लड हार्ट को सप्लाई होता है? वेरी गुड, चलो 5%। व्हाट्स योर गुड नेम? फ्रॉम वेयर? मणिपुर, वेरी गुड, वेलकम। कल थे क्लास में आप? हिंदी आता है आपको? थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है, ट्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना? कितनी अच्छी बात है, मणिपुर से जेएनसी में स्टूडेंट पहुंचते हैं ना। क्लैपिंग फॉर हार्ट, है ना? ओके, हाउ डू यू नो अबाउट जेएनसी? यू वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, ओके, देन यू डिसाइडेड टू कम, वेरी गुड, ठीक है। कल हमने पढ़ा था हार्ट की ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के अंदर मैंने एक राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, व्हिच आर्टरी रिस्पांसिबल टू सप्लाई ब्लड टू कंडक्शन सिस्टम? व्हिच आर्टरी रिस्पांसिबल टू सप्लाई ब्लड टू कंडक्शन सिस्टम, लाइक एसए नोड, एवी नोड? कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है, राइट कोरोनरी या लेफ्ट कोरोनरी? हाँ, हमने असेंडिंग अयोटा पढ़ा, फिर राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी। असेंडिंग अयोटा कोरोनरी आर्टरी, व्हिच कोरोनरी ब्रांच टू सप्लाई टू एसए नोड, एवी नोड? राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी? राइट वन। नोट्स बनाए आपने? वेयर? शो मी। व्हाई? इट मेक द नोट्स, है ना? साथ साथ बैठ जाओ, चलो ये देखिएगा, दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी, दैट इज द एसए नोड, दैट वन आर रिस्पांसिबल टू सप्लाई, यू मेक इट अलग ना? ओके फाइन, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं बेटा, बाकी टेस्ट में पूछूंगा, है ना? और टेस्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। ये दो टर्म्स आपको याद रखना, एक तो मैं पढ़ाऊंगा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, एक पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, एक इमेज दिया हुआ है दैट यू कैन सी एवरीवन। राइट वेंट्रिकल से कौन निकलता है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से कौन निकलता है? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड किसको देता है? लंग्स को। किसको देता है? तो आर्टरी की ब्रांच को क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। क्या बोलते हैं भाई? ब्रांच ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड कैपिलरीज। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है दैट आर रिस्पांसिबल टू कैरी ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो फर्दर ब्लड ब्रांचेस को सप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर दोनों में थोड़ा वेरिएशन है। जैसे मैंने यहाँ लिखा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर 6 टू 12 mm of Hg, और इसके ऊपर 5 स्टार लिखा बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू है, दैट इज अ 5 स्टार एमसीक्यू। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, इसका पर्पस है असिस्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर ट्रिलिंग। आप लिखिए, तब तक आप एक इमेज बना के बताता बच्चों। मेक इट एवरीवन।
तब हमने स्पेशली दो तरीके का सर्कुलेशन पढ़ा था, एक था पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक था सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन का डिफरेंशिएट करते हैं तो राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड इजेक्ट होता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और ब्लड कहां पहुंचता है लंग्स में, तो आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस कौन होगा, पल्मोनरी कैपिलरीज कौन होगा, कैपिलरीज। देन एवरीबॉडी नो कैपिलरीज वो जगह है जहां पर ब्लड का एक्सचेंज होता है, रिमेंबर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके बाद वो फिल्टर ब्लड जो है वो कौन कैरी करता है, पल्मोनरी, और वो लाके किस में पुट करता है, लेफ्ट एटीएम से कहा जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाता है आयोटा। मैंने यहां मेंशन किया पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर 6 to 12 mm ऑफ एचजी होता है, असिस्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग। यदि पेशेंट का पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कम होगा, दैट मींस पल्मोनरी आर्टरी से आने वाला वॉल्यूम कम होगा, तो फिल्टर्ड वॉल्यूम जो होगा वो भी क्या होगा, जब फिल्टर्ड वॉल्यूम कम होगा तो लेफ्ट एटीएम में रीच करने वाला ब्लड भी क्या होगा, और लेफ्ट एटीएम में कम पहुंचा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी क्या होगा, तो कार्डिक आउटपुट भी क्या होगा। दैट मींस हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग को चेक करना है तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर देखना होगा। यदि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर 6 to 12 mm ऑफ एचजी है, इट मींस जाने वाला ब्लड फ्लो भी नॉर्मल है। प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा। आगे समझ में, तो इसका जो मेन पर्पस है टू असिस्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग। देन इफ एलिवेटेड इंडिकेट सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर यदि बढ़ा हुआ है मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे नहीं जा रहा है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे नहीं जा रहा है तो ब्लड किस में आ रहा है, और लेफ्ट एटीएम से ब्लड किस में आ रहा है, और वापस कहां पहुंच गया, इट मींस पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इंक्रीज। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, तो जब भी पेशेंट को पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर एलिवेटेड मिलता है वो इंडिकेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। आ रहा समझ में, एक बार फिर से बता रहा हूं, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कहां मेजर करते हैं, इनटू द लंग्स, इनटू द लंग्स। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर यदि इंक्रीज है तो इंडिकेट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इंक्रीज है तो इंडिकेट करेगा हाइपोवोलेमिया। क्या इंडिकेट करेगा, जब पेशेंट का लंग से प्यूरिफाइड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एटीएम आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर आयोटा में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल इज अनेबल टू पंप ब्लड इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो ब्लड का एक्युमुलेशन कहां हो रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक्युमुलेशन बढ़ा तो वापस ब्लड कहां जाएगा, फिर ब्लड रिटर्न कहां हो जाएगा, और वापस कहां पहुंच जाएगा, तो कैपिलरी वेज प्रेशर भी क्या हो जाएगा। आगे समझ में, एक ऐड कर लेना पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, ये लिखा बच्चों 4 to 12 mm ऑफ एचजी। आर्टरी का डायमीटर कैपिलरीज के कंपैरिजन ज्यादा बड़ा होता है तो इसलिए 4 से 12 नॉर्मल, ये हाईलाइट करके लिखना, दोनों में से एक एमसीक्यू बनता ही बनता है। कैपिलरी बेस प्रेशर, दूसरा मैंने लिखा दैट इज आर्टीरियल बेस प्रेशर। तो आर्टीरियल बेस प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो लगभग आपकी दैट इज 4 to 12, 4 to 12 mm ऑफ एचजी। लिखा सभी ने, फाइन। एक और एडिशनल पॉइंट आपको ऐड करना होगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मॉनिटर्ड बाय स्वान गॉज कैथेटर। पूछते कि कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय स्वान गॉज कैथेटर, और स्वान गॉज कैथेटर जो है ये 5 ल्यूमन कैथेटर आता है बच्चों, 5 ल्यूमन कैथेटर, 5 ल्यूमन कैथेटर। आगे मैं सीवीपी पढ़ाऊंगा उसमें इसका फोटो दिखाऊंगा। 5 ल्यूमन्स होते हैं और सीवीपी मेजर करने में भी स्वान गॉज का यूज करते हैं, सीवीपी मेजर करने में भी स्वान गॉज कैथेटर का यूज करते हैं, और यहाँ पर पेशेंट को पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, पल्मोनरी आर्टीरियल वेज प्रेशर मेजर करने के लिए भी हम लोग स्वान गॉज कैथेटर का यूज करते हैं। स्वान गॉज कैथेटर के कितने ल्यूमन्स होते हैं, ल्यूमन्स का मतलब 5 ओपनिंग होगा, एक सीवीपी मॉनिटर करने के लिए, एक पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मॉनिटर करने के लिए, एक पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर मॉनिटर करने के लिए, एक राइट एट्रियल प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए, अलग अलग वेज होंगे, हमें यूज करना वहां पर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मॉनिटर। ओके फाइन, एक और एडिशनल पैरामीटर ऐड करिएगा, डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एयर, removal of air is called deflect. Deflect balloon as soon as pulmonary capillary waste pressure is measured, most important nursing action. एग्जाम आता है, किसी पेशेंट को pulmonary capillary waste pressure मॉनिटर कर रहे हैं और मॉनिटर करने के बाद में डियर नर्स की प्राइमरी या इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, तो तुरंत हमें एयर को निकालना है, अदरवाइज कैन कॉज डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो डिफ्लेक्ट बलून as soon as pulmonary capillary waste pressure is measured, most important nursing action. आगे समझ में, यहाँ 2 से 3 एमसीक्यू की व्यवस्था की है मैंने, अब केयरफुली पढ़िएगा क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या लिखवाया जा रहा है, इट विल बी कमिंग योर कमिंग एग्जाम। तो डिफ्लेक्ट कब करना, डिफ्लेक्ट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एयर, कभी कभी ऐसा लिखा होता है इनफ्लेक्ट, इनफ्लेक्ट का मतलब होता है एडमिनिस्टर एयरवे, एयर, जैसे सेंगस टेकन ब्लैक मोटिव पढ़ते हैं हम लोग, अपर जीआई ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग एयर को इन्फ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, ओके। कुछ एडिशनल डाटा है लाइक वीनस प्रेशर इज हायर इन एक्सट्रीमिटीज, वीनस प्रेशर हायर इन एक्सट्रीमिटीज दैट इज 5 to 14 सेंटीमीटर H2O इन आर्म्स। आर्टरी का तो हमने देख लिया, कोई पूछे वेन में आपकी बॉडी में हाईएस्ट प्रेशर कहां होता है, तो आपको लिखना है कि आर्म्स में, अपर एक्सट्रीमिटीज में, और कोई पूछे लोएस्ट वीनस प्रेशर कहां होता है, तो इंफीरियर वेना कवा, क्लोजेस्ट टू द हार्ट। ये दोनों प्रेशर आपको नोट डाउन करने हैं। वीपी द वीनस प्रेशर हाईएस्ट इन एक्सट्रीमिटीज, लोएस्ट
closest to the heart, that is the inferior vena cava. Inferior vena cava. And that will be highest into the arm. लिखा सभी ने? अब आपके लिए छोटी सी बात बताता हूं, स्पेशली जिन बच्चों ने बहुत रिसेंट ज्वाइन किया है ना, और कुछ बच्चे जो है ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, उन बच्चों ने अपना सपना नॉसेट में नर्सिंग ऑफिसर बनना तय कर लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्होंने अपने आप को माहौल में एडजस्ट कर लिया। 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे बिफोर जो बच्चे आए वो अभी उस माहौल को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो एक बार क्या होता है, एक छोटे से गांव में छोटा सा लड़का, पीछे वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सपना था उसका कि मैं सबसे बड़ा इंसान बनूं इस गांव का। छोटे से गांव का छोटा सा लड़का, बट उसका सपना था कि मैं इस गांव का सबसे बड़ा इंसान बनूं, खूब सारे पैसे हो, इज्जत हो, और वो सब कर सकूं जो मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूं। तो उसने उस गांव के लोगों से मिलना शुरू किया और उस गांव के उस इंसान को ढूंढा जो फिलहाल वहां पर सबसे बड़ा बिजनेसमैन और अमीर आदमी। बच्चा सबसे छोटा, छोटे से गांव से, सपना उस गांव का सबसे बड़ा इंसान बनना। तो उस गांव के सभी लोगों को ढूंढते ढूंढते वो वहां पर पहुंच गया जो उस गांव का सबसे अमीर पर्सन और सबसे ज्यादा पैसे वाला था। तो उस लड़के ने जाके कहा कि मुझे भी सबसे ज्यादा पैसा वाला इंसान और सबसे बड़ा इंसान बनना है, कैसे बनूं? तो उस व्यवसायी और बिजनेसमैन ने कहा, फिलहाल मेरे यहां काम करना स्टार्ट कर दे, और जो भी काम कर रहा है वो आपको 100% आना चाहिए, और एक वक्त आएगा जब तेरे को खुद को लगेगा कि अब ये काम मैं खुद कर सकता हूं। वो ठीक है, उसने उस बिजनेसमैन के वहां फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया, और काम करते करते एक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, और धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट बन गया। And he decided, अब मैं अपना बिजनेस ओपन करता हूं, और उसने उस स्किल को यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस के बिहाफ पे वो उस गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया। तो इस कहानी का मोरल क्या है? हमें नहीं आता है, हम पढ़ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन हुआ है, तो हम उस इंसान से मिले जो ऑलरेडी इस परिस्थितियों से गुजर चुका है, और उसे पूछे कि यार मैं कैसे करूं। और वो इंसान जब आपको धीरे धीरे पढ़ना सिखाएगा, याद करना सिखाएगा, एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका सिखाएगा, तो कुछ दिनों बाद आप ही वही इंसान बन जाओगे जो भी कोई दूसरा बन रहा है। आ रहा समझ में? तो इसमें गिव अप करना है, मैदान में खड़े रहना है, मैदान में खड़े रहना, गिव अप करना है। तो बजाओ ताली। अभी आपको एक ना रिसेंट एग्जांपल बताऊं, आधे घंटे पहले का। उस गर्ल्स का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उनको बुलाऊंगा एक दिन आपके सामने। ज्ञान स्थलम की बच्ची है, आई थिंक शी इज बिलोंग फ्रॉम द उत्तराखंड, और प्री एग्जाम से पहले घर की कुछ परिस्थिति की वजह से, कुछ फाइनेंशियल इश्यू की वजह से, शी केम टू नो कि सर मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, एंड आई वांट टू लीव। तो एज ए टीचर लगभग 20-22 साल मुझे भी पढ़ाते हो गए, तो कोशिश की मैंने थोड़ा टटोलने की बच्ची को प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे 5 मिनट में जो समझ में आया, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके साथ डिस्कस किया, एंड शी बिल्ड कॉन्फिडेंस। शी वेंट बैक टू द ज्ञान स्थलम, शी क्रैक नॉसेक प्री, देन अगेन शी क्रैक नॉसेक मेंस, है ना, और अराउंड 1000 प्लस उनकी रैंक है, और अब नॉसेक क्रैक करके नर्सिंग ऑफिसर बन गए। हो सकता है वहां गिव अप कर देते, तो प्री भी सपना होता है और मींस तो और बड़ा सपना होता है। तो कभी कभी सही लोगों से सही टाइम पे गाइडेंस भी जरूरी होता है। पढ़ने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या है, एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या है। अपने आप को भी अभी भगवान नहीं मानना है, अभी टीचर्स की हेल्प लेना है, पढ़े लिखे जो सीनियर बच्चे बैठे उनकी हेल्प लेना है, हमें सीखने की कोशिश करना है, ना कि 2 या 4 दिन में ऐसा महसूस कर ले कि बस अब मेरे से नहीं होगा। हर एक बच्चा जब पहली बार आता है उसको ऐसे ही लगता है, पहला उसका सपना होता है सीएचओ बनने का, 2 महीने बाद उसका सपना होता है नॉसेक में नर्सिंग ऑफिसर बनने का, 6 महीने बाद एक ही जिद होती है, बनेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर कहां बनेंगे? एम्स में। और पूछ लेना कई बच्चों से, क्योंकि हमें जैसे सब पढ़ते जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तो मुझे बहुत कुछ आने लग गया, अब सीएचओ और एनएचए में नहीं जाना है, और ये आपके साथ भी होगा। तो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े, हिम्मत रखें, है ना। और कई सारे ऐसे फेजेस आपको आएंगे कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकती हूं। आपके बीच में वो बच्चे भी बैठे हैं जिनको हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता है, समझ में आता है, वो भी फाइट कर रहे हैं, वो भी नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। तो आप तो बाई लैंग्वेज वाले बच्चे बन सकते हैं। ओके फाइन, कम बैक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मीन एट्रियल प्रेशर, और वी कैन से मैप परफ्यूजन प्रेशर फेल्ट बाय द ऑर्गन इन द बॉडी। एक्चुअली जो मैप है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये जो 3 इवेंट हमने पढ़े थे बच्चों कार्डिक साइकिल में, आपको याद होगा एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन 0.1 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का 0.3, और दोनों का डायस्टोल का, और टोटल कितना था 0. इफ योर कार्डिक साइकिल रन प्रॉपर्ली, तो कार्डिक आउटपुट भी बराबर जा रहा है, और आपके ब्लड वेसल्स में सप्लाई होने वाला ब्लड का अमाउंट भी बराबर जा रहा है। मीन एट्रियल प्रेशर का मतलब होता है ऑर्गन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको जो ब्लड मिल रहा है, उस ब्लड का जो प्रेशर होता है, एक पूरा सर्कुलेशन जो रन कर रहा है नॉर्मली आपके हार्ट के द्वारा बॉडी में, उस पूरे सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए जो प्रेशर चाहिए, दैट इज अ मीन एट्रियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? और इस मीन एट्रियल प्रेशर को अदर लैंग्वेज में पढ़े, एवरेज प्रेशर इन अ पेशेंट आर्टरीज ड्यूरिंग वन कार्डिक साइकिल। भाई एक कार्डिक साइकिल पूरा होगा तो एक हार्ट बीट पूरा होगा, एक हार्ट बीट पूरा होगा, ब्लड किधर जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो ब्लड रन करेगा दैट इज एवरेज प्रेशर, और उस ब्लड प्रेशर को हम क्या कहेंगे? मीन एट्रियल
और ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में या तो सिस्टोल के रूप में ट्रेवल करता है और वापस डायस्टोल के रूप में भरता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, मीन एट्रियल प्रेशर मोर देन 60 इज नेसेसरी टू सस्टेन द वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन कौन कौन से बताएं बच्चों? ब्रेन और किडनी और हार्ट एंड लिवर और लंग्स। तो हाउ मेनी वाइटल ऑर्गन वी हैव? 5। और इन वाइटल ऑर्गन को सस्टेन का मतलब सर्वाइव करने के लिए कम से कम कितना मीन एट्रियल प्रेशर होना चाहिए? 60 से ज्यादा। दैट इज अ मिनिमम। मोर देन 60 ब्लड दैट्स अ मीन एट्रियल प्रेशर वी नीड टू सस्टेन योर वाइटल ऑर्गन। तो आपका फार्मूला कहता है 2 डायस्टोलिक प्लस 1 सिस्टोलिक डिवाइडेड बाय 3। अब आपको अच्छे से पता है कि जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कितना होता है ब्लड प्रेशर? आप लिख रहे थे या देख रहे थे? हाँ लिख रहे थे ना। ब्लड प्रेशर होता है 120 80 mm ऑफ Hg। 120 को कौन सा कहते हैं बच्चों? सिस्टोलिक। 80 को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक, है ना। अब फार्मूला कहता है 2 डायस्टोलिक। 2 डायस्टोलिक का मतलब होगा 80 प्लस 80 देन 1 सिस्टोलिक प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 3। अब टोटल देखोगे कितना आएगा? 280 डिवाइडेड बाय 3 90 93 mm ऑफ। इस फार्मूले से आपका जो मैप आया 93 mm ऑफ Hg। एग्जाम के पर्पस ऑफ व्यू से देखा जाए तो एवरेज मीन एट्रियल प्रेशर जो है वो 70 से 105 होता है। इफ यू वांट टू राइट प्लीज राइट डाउन एवरीवन। और इसके ऊपर भी 30 साल लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है यहां पर भी। There's a map, mean atrial pressure. Perfusion pressure felt by the organ in the body. The average pressure in the patient arteries during the one cardiac cycle. More than 60 necessary to sustain the vital organ. फॉर्मूला कहता है 2 डायस्टोलिक प्लस 1 सिस्टोलिक डिवाइडेड बाय 3। जो वैल्यू आएगा वो पेशेंट का नॉर्मल मीन एट्रियल प्रेशर होगा। लिखिए सभी ने। एक क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए आपको। प्रीलोड का मतलब होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब हार्ट जब रिलैक्स होता है उसमें जो फ्लूइड भरता है या ब्लड भरता है और इजेक्ट होने से पहले का अमाउंट प्रीलोड। और आफ्टरलोड के बाद जैसे ब्लड एंटर कर गया इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन जो बचेगा आफ्टरलोड। और फिर वाला एग्जांपल डेट बेटर ट्रिगर पे आता है ना, मतलब प्रीलोड ट्रिगर दब गया मतलब आफ्टरलोड। ओके हां बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम हाँ। हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल वन ऑफ द एग्जांपल बट राइट वेंट्रिकल का भी कंसीडर करेंगे ना तो 70 ml दोनों से सेम वॉल्यूम राइट वेंट्रिकल से जो निकलेगा वो लंग्स में जाएगा, लेफ्ट वाला सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इक्वल वॉल्यूम आप राइट का भी काउंट कर सकते हैं लेफ्ट का भी कर सकते हैं। हाँ रिकजिटेशन का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में से वॉल्यूम बढ़ गया या आयोटा ब्लड को ले नहीं रहा है तो आयोटिक वॉल से ब्लड वापस किसमें आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। रिकजिटेशन मतलब बैकफ्लो। बैकफ्लो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड इजेक्ट कहां होना चाहिए? आयोटा में। इफ आयोटा डज नॉट हैव कैपेबिलिटी टू रिसीव तो ब्लड वापस किधर जाएगा? वेंट्रिकल में। दैट कैन इंक्रीज नहीं आयोटा से। या जब लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो एट्रियम में जाएगा। आयोटा एंड आयोटिक वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल। फर्स्ट इंक्रीज इन वेंट्रिकल देन गो बैक टू द एट्रियम। इफ आयोटा डज नॉट रिसीव तो आयोटिक वॉल क्या भेजेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं भेज पाता तो एट्रियम में जाता। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द आयोटा। ठीक है लिखा सभी ने? एक एमसीक्यू सॉल्व करिएगा बच्चों, इसको सॉल्व करिए सभी। हाँ इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो मतलब अब नॉर्मल मतलब 70 और 10 के बीच में कोई भी रेंज मिलेगा वी कैन कंसीडर नॉर्मल। आपने कितना मिला? 93 है ना। 93 मतलब बीच का वैल्यू है, वी कैन कंसीडर नॉर्मल। अब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, इसको पढ़ के सॉल्व करना, पता चलेगा इंक्रीज और डिक्रीज। इस एमसीक्यू को पढ़िएगा और आंसर निकालिएगा। 90 सिंपली इफ किडनी लिवर दे रिसीव ब्लड। अब उनको एक नॉर्मल जो ब्लड सप्लाई जा रहा है उस ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए जो प्रेशर होता है वो मीन एट्रियल प्रेशर। और सप्लाई कम होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, सप्लाई ज्यादा होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है हाँ कितना? 90 107। एक बार और काउंट करो। 95 93। अब तो और निकाल बेटा, सारे बच्चे आंसर बताओ फिर। हाउ मच कितना है बेटा? निकालो निकालो बताओ, आपने निकाला? ये इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए, कल आपको सैलरी मिलेगी टैक्स कटेगा, टैक्स को कैसे रिवर्ट बैक लेना है ना। अपने यार अनुमान सर बड़े एक्सपर्ट इसके, सारे टीचर के टैक्स कटता है सर 100% रिफंड करवा देते हैं। तो ही हैव वेरी जीनियस माइंड, कहां क्या शो करना है कैसे लेना है। तो अभी यहां पर सबके जो कहते हैं ना चार्टेड अकाउंटेंट वो अनुमान सर काम करते हैं। कितना है बेटा? 95 95 आ रहा है। अब 35 हो गया आपका बेटा 95। अच्छा 95 किस किस का आ रहा है? बाकी ने निकाला ही नहीं है। एक दूसरे का देखो जरा, बदमाशी तो नहीं कर ही नहीं रहा होगा। 95 इट्स गुड। वे कहां निकाला? कहां निकाला बेटा? ठीक है ओके फाइन। 95 mm ऑफ Hg। ऐसे एमसीक्यू आए तो आप अच्छे से कैलकुलेट करना। फॉर्मूला क्या कहता है? 2 डायस्टोलिक प्लस 1 सिस्टोलिक डिवाइडेड बाय 3। नाउ इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर।
जहां से कई सारे एमसीक्यू निकलेंगे बच्चों। सेंट्रल वीनस प्रेशर, कभी कभी इसको सुपीरियर वेना कावल प्रेशर भी बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावल प्रेशर भी बोल सकते हैं, सुपीरियर वेना कावल प्रेशर के नाम से भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल वीनस प्रेशर। जैसे आपका हार्ट का एनाटॉमी पढ़ाया था मैंने आपको, ध्यान से देखिए बच्चों। ये आपका हार्ट था, कौन सी पोजीशन में था बच्चों? ऑब्लिक, दैट इज द राइट एट्रियम। ये जो राइट एट्रियम है वो राइट साइड के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लोकेटेड होता है बच्चों। राइट एट्रियम जो है वो राइट साइड के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लोकेटेड होता है, ये उसका नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन होता है। बाकी मैक्सिमम पोर्शन किधर होगा? लेफ्ट साइड। और सिर्फ राइट एट्रियम की मैं बात करूं, इट विल बी लोकेटेड इन द राइट साइड, और राइट साइड कहां होगा? एट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। आगे समझ में? दूसरी तरफ सीवीपी का मीनिंग यदि पूछे कि सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होता है, सुपीरियर वेना कावल प्रेशर क्या होता है, एग्जैक्टली अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज का मतलब दोनों हाथ और गर्दन से ऊपर का हिस्सा, वी कैन कंसीडर दोनों हाथ और गर्दन से ऊपर का हिस्सा, दैट इज अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटी से जब ब्लड रिटर्न बैक आता है तो कहां एंटर होता है बच्चों? राइट एट्रियम। अपर एक्सट्रीमिटी से जब ब्लड रिटर्न बैक आता है तो वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर होता है। जब ये ब्लड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर होता है, उस समय पड़ने वाले प्रेशर को सेंट्रल वीनस प्रेशर कहते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड when your pressure felt when the blood comes from the upper extremities enter in a superior, so enter in a right atrium through the superior vena cava, that pressure is called central venous pressure। ये मीनिंग क्लियर होगा तो हम लोग मेजरमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो इसे समझो एक बार, अपर एक्सट्रीमिटी से ब्लड जब सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर होता है, उस समय पड़ने वाले प्रेशर को सेंट्रल वीनस प्रेशर कहते हैं। दूसरा नाम क्या लिखा मैंने? सुपीरियर वेना कावा प्रेशर। समझ में आ रहा बेटा? अंडरस्टैंड? सीवीपी आपके पीछे बॉयज, आ रहा समझ में? श्योर? फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, कहां से आए बेटा? प्रतापगढ़। समझ में आ रहा है दीदी? अच्छा लगा? पक्का? ठीक है। कभी कभी ऐसे फेस वॉच करता हूं ना तो लगे ये तो अच्छा बहुत सीरियसली पढ़ रहा है, और या फिर है ना, ओके कोई बात नहीं। अभी तो कल ये भी बता, सर ने टाइम बढ़ा दिया, किसी बच्चे ने कहा इतना थोड़ी पढ़ा जाएगा। टाइम बहुत जरूरी है, जितना टाइम दोगे उतना हम कंटेंट ज्यादा कवर कर पाएंगे, और ज्यादा कंटेंट कवर करने का मतलब है कि आपका सिलेबस टाइम से हो जाएगा। अभी जिस टीचर का प्रीवियस बैच का पेंडिंग है वो अपना मॉर्निंग मॉर्निंग आपको बुला बुला के ओके कर देंगे, है ना, इवनिंग में अपना स्मूथ चलता रहेगा। आशीष सर ने बुलाया था सुबह, अब अली सर तैयारी कर रहे हैं, है ना, फिर अशोक सर बुलाएंगे, तो बीच बीच में सुबह सुबह बुलाएंगे, बाकी ये बैच जो है डिस्टर्ब ना होगा अपना, ठीक है। और आपको जब टीचर के बोला यस सर तैयार है ना आपको, वेरी गुड, ओके फाइन। I have mentioned here 1 mm of Hg equal to 1.35 centimeter H2। ये वैल्यू आपको याद करना है, एग्जाम में कभी-कभी एग्जामिनर mm of Hg में पूछता है और कभी-कभी सेंटीमीटर H2O में पूछता है। ये दो यूनिट है, एक यूनिट आपको याद होगा तो कन्वर्ट करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो दोनों यूनिट हमें याद करना है कि 1 mm of Hg equal to 1.35 centimeter H2। दिस इज द इक्वालिटी। यदि 1 mm of Hg को इक्वल करते हैं तो 1.35 सेंटीमीटर H2 आता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो 3 to 8 mm of Hg होता है, 5 to 10 सेंटीमीटर H2 होता है। तो हमें दोनों वैल्यू को समझना है। तो 1 mm किसके इक्वल होता है बच्चों? 1.35 सेंटीमीटर H2O। In blood pressure is blood pressure in the vena cava near to the right atrium. Normal central venous pressure can be measured from mid axillary line। This is again competitive exam MCQ। जब भी CVP को मेजर किया जाएगा तो मैनोमीटर का 0 पॉइंट मिड एक्सिला के लेवल में होगा। मैनोमीटर का 0 पॉइंट क्या होगा? मिड एक्सिला। आगे मैं पूरा प्रोसीजर पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ याद रखना है कि कभी पूछते हैं कि सीवीपी मेजर, तो व्हाट इज द जीरो लेवल, तो आपको आंसर लिखना है मिड एक्सिलरी लाइन। क्या लिखोगे? मिड एक्सिलरी लाइन। और अमाउंट पूछेंगे तो 3 to 8 mm ऑफ Hg और लगभग 5 to 10 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम 15 तक मानते हैं हम, बट मिनिमम जो है वो राइट कंसीडर करना है 3 to 8 और 5 to 10। एग्जाम में ये एमसीक्यू बहुत पूछते हैं, 3 to 8 mm ऑफ Hg और 5 to 10 सेंटीमीटर H2। आपको यूनिट का ध्यान रखना है बच्चों। पूरा एमसीक्यू लिखने के बाद पीछे लिखा होगा सेंटीमीटर H2 और ऑप्शन ए में लिखा होगा 3 to 8, है ना। जैसे किसी ने एमसीक्यू पूछा कि नॉर्मल सीवीपी इज इन सेंटीमीटर H2, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3 to 8, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 3 to 6, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 4 to 8, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 5 to 10। तो हम इंडियन से अपनी अपनी आदत से बाहर नहीं आते। जैसे हमें सीवीपी दिखा तो दिमाग में घंटी बजेगी 3 to 8, और तुरंत आपको ये ऑप्शन क्या दिख गया? मैंने पूछा किसमें? सेंटीमीटर। तो हम क्या आधा एमसीक्यू पढ़ते हैं। जैसे आजकल मैं सुबह 8 बजे वाली क्लास में देखता हूँ, आई ऑल्सो वॉचिंग, तो बड़े दोस्त के साथ आंसर दे देते हैं, फिर ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, फिर बैठ जाते शांति से, है ना। तो यहाँ पर यूनिट को देखना है। जैसे नॉर्मल सीवीपी इन सेंटीमीटर H2, ज्यादातर बुक्स में mm ऑफ Hg मिलता है और हम लोग इसको याद करके रखते हैं, बट बदमाश ने पूछा 5 to 10 तो आपको आंसर डी लिखना है। तो जल्दीबाजी कभी ना करें, यू शुड गिव द टाइम। ओके फाइन। अब बता कि सीवीपी मेजर करते समय पोजीशन,
supine with head of the bed is elevated on the 45 degree. यहाँ एक एडिशनल चीज बता देता हूं बच्चों आपको, that is a JVP, जुगुलर वेन प्रेशर 6 to 8 सेंटीमीटर H2। जुगुलर वेन प्रेशर नॉर्मली पूछते हैं ना कि जेवीपी कितना होता है, तो नॉर्मल जुगुलर वेन प्रेशर जो है वो 6 to 8 सेंटीमीटर H2 होता है। अब यहाँ पर जो है 3 to 8 mm ऑफ HG हमने पढ़ा, सीवीपी 5 to 10 सेंटीमीटर H2 पढ़ा। अब सीवीपी को मेजर करने के लिए हमने देखा मिड एक्सिलरी लाइन चाहिए, साथ में पोजीशन पूछा जाता है सुपाइन हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 45 डिग्री। वहीं जुगुलर वेन प्रेशर में पोजीशन भी सुपाइन देते हैं और वहां पर हेड ऑफ बेड एलिवेटेड ऑन 30 डिग्री। बच्चों साथ साथ इसको भी याद कर लीजिएगा, हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड ऑन 30 डिग्री, बट सेंट्रल वेनस प्रेशर को मॉनिटर करने में हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री तो दोनों थोड़ा वेरिएशन है। जुगुलर वेन प्रेशर पड़ेगा हार्ट फेलियर में, जब हार्ट फेलियर पड़ेगा तो 3 to 8 mm ऑफ Hg 5 to 10 सेंटीमीटर H2। जुगुलर वेन प्रेशर का पूछे तो 6 to 8 सेंटीमीटर H2। पोजीशन दोनों को सुपाइन है, बट सेंट्रल वेनस प्रेशर में 45 डिग्री पे एलिवेट करते हैं और जुगुलर वेन प्रेशर में 30 डिग्री पे एलिवेट करते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं। लिखा सभी ने? हाँ लिख लीजिए। लिखा हुआ दैट इज अ स्वान गॉस कैथेटर। बच्चों अभी मैंने आपको पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर पढ़ाते समय बात की थी, इमेज बेस्ड एमसीक्यू आता है एग्जाम में, इमेज बेस्ड एमसीक्यू आता है। मैं कहता आपको 5 ल्यूमन कैथेटर होता है, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5। सपोज हमें किसी पेशेंट का पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर मेजर करना तो भी इसका यूज करते हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटर करना तो भी हम इसका यूज करते हैं। स्वान गॉस कैथेटर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। अब कैथेटर को इंसर्ट कहां से करते हैं? It introduced in an internal jugular or subclavian vein to the superior vena cava, major central venous pressure. For example, जैसे आपका हार्ट का इमेज पढ़ाया था मैंने आपको, ये आपका सुपीरियर वेना कावा, और इस सुपीरियर वेना कावा को जो ब्लड लेके आता है राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और इस राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन को ब्लड लाके देता है सबक्लेवियन वेन, और इसको ब्लड लाके देता है जुगुलर वेन। कौन देता है? जुगुलर वेन। मैंने आपको आर्टरी पढ़ाई थी, यहाँ पर वहां आर्टरी थी, यहाँ वेन, फर्क उतना ही है। याद है राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, फिर उसके बाद मैंने कहा सबक्लेवियन आर्टरी, फिर सबक्लेवियन की ब्रांच को कहा था जुगुलर आर्टरी। सेम आर्टरी ब्लड लेके जाता है और वेन लेके आता है, और लाते समय भी जुगुलर वेन ब्लड लेके आएगा अपर एक्सट्रीमिटी से, सबक्लेवियन वेन को देगा, सबक्लेवियन वेन किसको देगा? राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन को देगा, राइट ब्रेकियोसेफेलिक किसको देगा? सुपीरियर वेना कावा, और ब्लड एंटर क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम, ब्लड एंटर क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम। तो जो मैंने आपको आर्टरोबायोटा पढ़ाते समय आर्टरीज बताई थी कि राइट ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन, 3 ब्रांचेस बताई थी, 3 ब्रांचेस बताई थी, उसी से आपको याद रखना है। जो आर्टरी ब्लड लेके जा रहा है वो वेन ब्लड वापस लेके आ रहा है। तो मैंने कहा था हम कैथेटर को जब इंसर्ट करते हैं तो आप इंटरनल जुगुलर वेन में डालते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन सबक्लेवियन वेन में पुट करता है, आप डायरेक्ट सबक्लेवियन में भी डाल सकते हैं, और फिर वो कैथेटर इंसर्ट होकर के कहां पहुंच जाता है बच्चों? राइट एट्रियम। कहां पहुंच जाता है? और इस कैथेटर का नाम है स्वान गॉस कैथेटर। तो साइट की पूछे तो दो वेन का आप जिक्र कर सकते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन। और कैथेटर जब इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन में इंसर्ट करेंगे तो टिप ऑफ द कैथेटर जो है वो सुपीरियर वेना कावा से एंटर करके राइट एट्रियम के अंदर रीच करेगा। इसका पर्पस क्या पता है? अब इस कैथेटर में हम क्या करने वाले हैं? हम फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे, और फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने से पहले फ्लूइड और कैथेटर के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जिसका नाम है मैनोमीटर। क्या नाम है? और मैनोमीटर का 0 पॉइंट मिड एक्सिलरी लाइन के लेवल पे फिक्स करेंगे, और जैसे ही फ्लूइड उस मैनोमीटर से होता हुआ, स्वान गॉस कैथेटर से होता हुआ राइट एट्रियम में एंटर करेगा तो मैनोमीटर रिफ्लेक्ट होगा, द रिफ्लेक्टिंग सेंट्रल वीनस प्रेशर। आगे बताऊंगा आपको। तो ये याद रखना यहाँ पर कि कहां से हम इंसर्ट करते हैं। 4 to 5 ल्यूमन जैसे मैंने आपको कहा, ये दैट्स अ मैनोमीटर, दैट इंस्ट्रूमेंट वी कैन से मैनोमीटर। कैथेटर का नाम क्या था? तो स्वान गॉस, और दैट वी कैन से मैनोमीटर। मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, स्वान गॉस कैथेटर कैथेटर है। इन दोनों की मदद से पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लेटा करके 45 डिग्री पे हेड को एलिवेट करके क्या मेजर करेंगे? सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो इंस्ट्रूमेंट पूछे तो आपको आंसर लिखना है मैनोमीटर, मॉनिटरिंग और सेंट्रल वीनस प्रेशर ड्यूरिंग इन्फ्यूजन। अब मैं आपको पूरा मैकेनिज्म बताता हूं कैसे ये काम करता है। देखिए सपोज ये पेशेंट का बेड है, ये पेशेंट का बेड है और पेशेंट इस पे लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन में? सुपाइन पोजीशन में, और दैट इज अ 45 डिग्री पे हम इसको एलिवेट कर रहे हैं। कितना डिग्री पे बच्चों? 45 डिग्री पे एलिवेट कर रहे हैं। अच्छा ये 45 डिग्री एलिवेट करते हैं, हेड ऑफ द बेड करते हैं, हेड ऑफ द पेशेंट करते हैं। आपके पेशेंट को मुंडी पकड़ कर मत कर देना, ऐसे पेशेंट नहीं रह पाता। बेड को एलिवेट, हेड ऑफ द बेड किसको करेंगे? और जैसे देखते हैं ना अपन नकल रिजिडिटी कर्निकटस और सॉरी इसमें मेनिंजाइटिस में, तो गर्दन को ऐसे डॉक्टर नहीं करता है, फिर पेशेंट का गर्दन बहुत स्टिफ हो रखा मतलब या सफरी विद मेनिंजाइटिस, तो गर्दन को पकड़ के 45 मत करना, हेड ऑफ द बेड। तो हेड ऑफ द बेड को हमने 45 डिग्री पे एलिवेट किया, पेशेंट कौन सी पोजीशन में लेटा था? सुपाइन, है ना? और ये ऑलमोस्ट पेशेंट का हेड है। जस्ट प्रेडिक्ट करना एकदम अच्छा पिक्चर नहीं होगा, जस्ट यू प्रेडिक्ट ना। पेशेंट लेटा हुआ है और यहाँ ये पेशेंट का शोल्डर है, और शोल्डर के साथ ये पेशेंट का राइट हैंड है। क्या बच्चों? राइट हैंड है, ठीक है। ये पेशेंट का राइट साइड से एक आंख दिख रहा है, ये कान दिख रहा है, हाँ?
ये नोज ऐसा लग कोई सांप आ गया, है ना? ओके फाइन, आपको समझ में आना चाहिए बस। अभी हमने जिक्र किया था कि राइट एट्रियम जो है ना वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड में लोकेटेड होता है, ठीक है? आपने हॉस्पिटल में बहुत काम किया होगा, एक आईवी सेट देखा होगा बच्चों, है ना? दैट वी कैन सी, दिस इज आईवी स्टेंट, और ये बेड पे लगा होता है, ये आपका आईवी स्टेंट है। और इसी आईवी स्टेंट के ऊपर में क्या लगाना बच्चों? मैनोमीटर। क्या लगाना है? ये हमारे पास मैनोमीटर है, आईवी स्टेंट के साथ में बांध देना है ना? ये हमारे पास मैनोमीटर है, और ये मैनोमीटर का 0 पॉइंट, फिर हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ये वैल्यू जो दिख रहा है ये एम ऑफ एच जी की वैल्यू, और एक तरफ होता है सेंटीमीटर H2, सेंटीमीटर H2, ठीक है? उसके अलावा एक और आईवी सेट हम यूज करेंगे जिसमें फ्लूइड है। क्या है बच्चों लटका हुआ? ये पर फ्लूइड है, ये फ्लूइड है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस पेशेंट को स्वान गॉस कैथेटर को एडमिनिस्टर करना है, और स्वान गॉस कैथेटर को एडमिनिस्टर करने के दो साइट है, सब क्लेवियन वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, सब क्लेवियन और इंटरनल जुगुलर वेन। जब हमने कैथेटर को सब क्लेवियन और इंटरनल जुगुलर वेन में इंसर्ट किया, दिस इज योर कैथेटर इनटू द जुगुलर वेन और सब क्लेवियन वेन। बट हमने कहा था कि इस मैनोमीटर का 0 पॉइंट मिड एक्सिलरी लाइन पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर पेशेंट का जो है मिड एक्सिलरी, सपोज ये एक्सिला का सेंटर है, ये आपको एक्सिला का सेंटर है, और इसी एक्सिला के सेंटर के लाइन पे हमने क्या डिसाइड किया बच्चों? 0 पॉइंट। क्या डिसाइड किया? 0 पॉइंट। जहां पर मिड एक्सिला और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस आपस में क्रॉस करेगा, जहां पर मिड एक्सिला और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस आपस में क्रॉस करेगा, दैट इज कॉल्ड फेलिबोस्टेटिस एक्सिस। फेलिबोस्टेटिस एक्सिस, ये जो जंक्शन बन रहा है, ये जो जंक्शन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड फेलिबोस्टेटिस एक्सिस। ये भी कुछ एग्जाम आता है बच्चों कि व्हाट इज द नेम ऑफ जंक्शन बिटवीन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड एक्सिलरी लाइन, तो दैट इज कॉल्ड फेलिबोस्टेटिस एक्सिस। अब हमने क्या किया बच्चों? ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये तो है स्वान गॉस कैथेटर। क्या है? स्वान गॉस कैथेटर, ऑलमोस्ट स्वान गॉस कैथेटर। ये हमारे पास एक कनेक्टेड ट्यूब है जो मैनोमीटर से लेके स्वान गॉस कैथेटर तक पहुंचता है। यहां पर हमारे पास मैनोमीटर लगा हुआ है, और ये फ्लूइड जो है ये हमने कहां तक कनेक्ट किया? मैनोमीटर तक। कहां तक? एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे ही ये फ्लूइड मैनोमीटर को क्रॉस करके इस ट्यूब के द्वारा स्वान गॉस कैथेटर में इंसर्ट होगा, और स्वान गॉस कैथेटर जाकर के राइट एट्रियम में फ्लूइड को डिलीवर करेगा। मैंने कहा था सेंट्रल वीनस प्रेशर का मतलब क्या था? वो प्रेशर जो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में एंटर होता है, उस समय पड़ने वाले प्रेशर को क्या कहते हैं? सेंट्रल वीनस प्रेशर। हमें उस प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए उस ब्लड की जगह किसको डालना है? फ्लूइड को डालना है। किसको डालना है? और ये फ्लूइड हम कहां से डाल रहे हैं? हमने फ्लूइड को फिक्स किया आईवी स्टेंट के ऊपर, दूसरे आईवी स्टेंट के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जिसका नाम था मैनोमीटर। मैनोमीटर का 0 पॉइंट और पेशेंट का मिड एक्सिलरी लाइन को इक्वल रखा, क्योंकि वो लेवल है राइट एट्रियम का। किसका लेवल है? मैंने कहा था ना राइट एट्रियम कहां लोकेटेड होता है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे हमने 0 पॉइंट फिक्स किया, तभी तो जैसे फ्लूइड आपका राइट एट्रियम में एंटर करेगा तो 0 पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो फ्लूइड को इंसर्ट किया, मैनोमीटर में गया, मैनोमीटर से होता हुआ स्वान गॉस कैथेटर में गया, और स्वान गॉस कैथेटर ने फ्लूइड को कहां डाल दिया बच्चों? राइट एट्रियम में। कहां डाला? राइट एट्रियम में डाला। जैसे फ्लूइड राइट एट्रियम में एंटर होगा तो यहां पर रीडिंग फ्लक्चुएट करेगी। ये रीडिंग क्या बताएगा? सेंट्रल वीनस। ज्यादातर इस प्रोसीजर को आईसीयू या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कंडक्ट किया जाता है। मेजर किया कभी, है ना? तो एक बार फिर से देखिए, मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। कई सारे डायरेक्ट एमसीक्यू बनेंगे। पहले पहला एमसीक्यू बनेगा, पेशेंट को पोजीशन कौन सी दोगे? हेड को कितना डिग्री पे एलिवेट करोगे? 45। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करोगे? मैनोमीटर। कौन सा यूज करोगे बच्चों? कैथेटर कौन सा? स्वान गॉस कैथेटर। 0 पॉइंट कहां होगा? मिड एक्सिलरी लाइन। और इस मिड एक्सिलरी लाइन पे पेशेंट को 0 पॉइंट फिक्स करते हैं, उसको फेलिबोस्टेसिस एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेलिबोस्टेसिस एक्सिस कहते हैं। अब हमने फ्लूइड को इंसर्ट किया, मैनोमीटर में गया, मैनोमीटर से स्वान गॉस कैथेटर में गया, स्वान गॉस कैथेटर राइट एट्रियम को फ्लूइड में डाला। जैसे फ्लूइड राइट एट्रियम में डाला तो यहां पर क्या हुआ? फ्लक्चुएशन हुआ। वो क्या बताएगा? सेंट्रल वीनस। इस तरीके से पेशेंट का सीवीपी मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? मैं आपको फोटो दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, दैट यू कैन सी एवरीवन। इस फोटो को देखिएगा, फेलिबोस्टेटिक एक्सिस, point located between drawing imagery line, fourth intercostal space at the sternum, finding its intersection with the imagery line drawn down center of the chest below the axilla। मतलब सीधा अब यहाँ पर पेशेंट लेटा हुआ है। अब इसमें ना हेड ऑफ द बेड एलिवेट दिख नहीं रहा है, बट ये कितना पे होना चाहिए? 45। कितना पे होना चाहिए? इस पिक्चर में आप देखोगे, ये हमारा फेलिबोस्टेटिक एक्सिस है, ये हमारा मैनोमीटर है, ये मैनोमीटर का 0 पॉइंट है, ये हमने फ्लूइड को एडमिनिस्टर किया। फ्लूइड इस 0 पॉइंट से टर्न करके स्वान गॉस कैथेटर के द्वारा होता हुआ कहां एंटर कर रहा है? राइट एट्रियम। किसके द्वारा? सुपीरियर वेना कावा। अब जैसे ही फ्लूइड एंटर होगा तो आपको ये 0 पॉइंट पे प्रेशर की रीडिंग फ्लक्चुएट होगा, वो क्या बताएगा? सीवीपी। आया कुछ कुछ समझ में, है ना? एक और पिक्चर आपके सामने दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा 0 पॉइंट मिड एक्सिला जो हमने कंसीडर किया। यहाँ पर आपको आईवी सॉल्यूशन दिख रहा है, यहाँ पर आपको मैनोमीटर दिख रहा है। फ्लूइड आपका मैनोमीटर में एंटर हो रहा है, मैनोमीटर को हमने आईवी सेट के साथ फिक्स किया हुआ है, और वहां से फ्लूइड आपका कैथेटर से होता हुआ राइट एट्रियम में एंटर कर रहा है। तो जैसे फ्लूइड आपका राइट एट्रियम में जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट पे रीडिंग फ्लक्चुएट होगा, दैट इंडिकेट्स सेंट्रल वीनस। कर सकते हैं? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? कैथेटर, पोजीशन, हेड ऑफ द बेड, 0 पॉइंट कहां रखेंगे? नॉर्मल सीवीपी 32 52। वेरी गुड, आगे समझ में? आप चाहो तो लिख लीजिएगा बच्चों। अच्छा, ये वाला, ये लिखना ना? हाँ लिखना। ये फोटो दोनों याद रखना, मैनोमीटर स्वान गॉस का बच्चों। और मैं बता दूं, नॉर्सेट 4 दोनों पूछे गए। मैनोमीटर का भी फोटो पूछा नॉर्सेट 4 में, और स्वान गॉस कैथेटर का भी पूछा। 2 एमसीक्यू आए हुए हैं। तो इमेज बेस भी आ सकता है, चोरी तो आता ही आता है।
क्या बेटा? सारे तो ठीक जाएगा कैसे रखिए कि कच्चे पहुंचे से आप नहीं फ्लूइड एंटर करेगा ना राइट एटीएम, तो राइट एटीएम फ्लूइड एंटर कर रहा है, मतलब राइट एटीएम ब्लड एंटर कर रहा है, तो ब्लड को रिफ्लेक्ट होगा, फ्लूइड एंटर कर रहा है, तब हम उस एंटर प्रेशर को कहां देख रहे हैं? मैनोमीटर, मैनोमीटर पे, है ना? मतलब मैनोमीटर का फ्लेक्चर जब राइट एटीएम में फ्लूइड खाली होगा तो उसी प्रेशर को तो मॉनिटर करना है। भाई सीवीपी क्या था? जब सुपीरियर वेना का ब्लड को खाली कर रहा है तो सेम प्रोसेस अपन बाहर से कर रहे हैं, तो उस प्रेशर को मॉनिटर, ठीक है? लिख लिया? ये लिखना भी और दिमाग भी खुला रखना, इमेज को रिमेंबर करने की कैपेसिटी डेवलप करना बेटा, दैट इज अ मैनोमीटर। नेक्स्ट फैलिबोस्टैटिक एक्सिस भी आता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये टॉपिक बहुत एमसीक्यू देता है बच्चों, सीवीपी, छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से लर्न करने की कोशिश करना। लिखिए बच्चों, नाउ इंक्रीज सीवीपी इंडिकेट्स, इट्स ओवर, लिखा बेटा? लिख लिया? पक्का? अब कुछ कुछ कंडीशन है जो इंक्रीज करते हैं, लाइक इंक्रीज इन ब्लड, आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो सीवीपी बढ़ेगा, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम होगा तो सीवीपी बढ़ेगा, रीनल फेलियर दैट इज एआरएफ और सीआरएफ बोथ कैन इंक्रीज योर सेंट्रल वीनस प्रेशर, डिक्रीज में सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कम होगा। ये दो पैरामीटर आपको याद रखना, मेनली फ्लूइड ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो सीवीपी ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम है, फ्लूइड कम है तो सीवीपी कम होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर कैन कॉज इंक्रीज और डिक्रीज सीवीपी। भाई राइट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा है, अबे बदमाश बच्चों कैसे डिक्रीज होगा? यही तो है आपका सुपीरियर वेना कावा। अब राइट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा है तो ब्लड वापस किधर जाएगा? राइट एटीएम, और राइट एटीएम से वापस कहां जाएगा? तो सीवीपी बढ़ेगा कम होगा? अच्छा जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ेगा, पोर्टल प्रेशर, ब्लड बॉडी में जा रहा है वापस, अब बॉडी में जा रहा है तो लिवर में भी जाएगा तो पोर्टल वेन प्रेशर बढ़ेगा, जुगुलर वेन में जाएगा जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ेगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि सुपीरियर वेना कावा में जाएगा तो सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो जब भी पेशेंट का वॉल्यूम बढ़ रहा है, रेसिस्टेंट हो रहा है, उस समय पेशेंट का सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ेगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो सीवीपी कम हो जाएगा बच्चों। So what? Now next we are going to start heart sound. नॉर्मल भी पढ़ेंगे, नॉर्मल भी पढ़ेंगे। That's a right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. This one aorta, that one pulmonary artery. At a heart consists of how many walls? Which one? Tricuspid, pulmonary, bicuspid, or aortic? Very good. So that is your tricuspid wall. Tricuspid. किस किसके बीच में होता है बच्चों? Right atrium और then that is a bicuspid wall. Very good. Bicuspid wall. Then this one is the pulmonary wall. Pulmonary wall, or we can say semi-lunar. That is the aortic wall. So we have four walls. Which is the largest? Which is the smallest? सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.0 सेंटीमीटर, 4 to 6, 2.6 to 3.5। ठीक है। जब मैंने आपको बच्चों वॉल्स पढ़ाए थे उस समय मैंने जिक्र किया था कि जब पेशेंट का राइट और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर, इनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल भी कहते हैं,
एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, जब आपका राइट और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होते हैं, दैट वन और दिस वन, उस समय जो साउंड सुनाई देता है S1, कौन सा सुनाई देता है? S1 फर्स्ट हार्ट साउंड, S1 लब inhered at the closing of the atrioventricular. That means जैसे ही आपका राइट साइड का राइट atrioventriculus का नाम है tricuspid, लेफ्ट साइड का लेफ्ट atrioventriculus का नाम है bicuspid, when the both wall is closed we can hear S1 with sound, और S1 को लिखा है लब। लब देखिए इसका जो रिदम जो है ना, लब लब लब, जब आप स्टेथोस्कोप से सुनोगे, एक होगा डप डप डप, वो कौन सा हो गया? सेमिलुनर वाला, है ना? तो फर्स्ट हार्ट साउंड के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। कई बार डॉक्टर पेशेंट की रिपोर्ट में लिखता है S1 S2 नॉर्मल, S1 S2 नॉर्मल, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल भी प्रॉपर काम कर रहे हैं, सेमिलुनर भी प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो S1 और S2 नॉर्मल हो जाता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड लब साउंड तब सुनाई देता है क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, हेयर्ड लाउडेस्ट ऑन अपेक्स ऑफ द हार्ट, ये लोकेशन है, जोर से कहां सुनाई देता है? यू नो अपेक्स, अपाइकल पल्स याद है? वेरी गुड, लाउडेस्ट आपका अपेक्स ऑफ द हार्ट पे सुनाई देता है, ड्यूरेशन 0.14 सेकंड, फ्रीक्वेंसी 25 से 45 हर्ट्ज, एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। मैं कहता हूं आप एफएम सुनते हो 98.6 94.2, पीछे बोलते हैं ना, हर्ट्ज, हर्ट्ज यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो फर्स्ट हर्ट्ज साउंड का ड्यूरेशन, एक साउंड जब सुनाई देता है 0.14 सेकंड लगता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग 25 से 45 हर्ट्ज की होती है। इफ यू वांट टू राइट प्लीज राइट। तो एग्जाम के पर्पजों से लाउडेस्ट का लोकेशन पूछ सकते हैं, कब सुनाई देता पूछा जा सकता है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, दैट इज S2, हियर्ड क्लोजिंग ऑफ द सेमी लूनर वॉल। देखिए एक मैंने आपको पल्मोनरी वॉल पढ़ाया था और एक आपको आयोटिक वॉल, और पल्मोनरी आयोटिक दोनों वॉल्स को मैंने कहा था सेमी लूनर, कौन सा था? अब ये जब दोनों वॉल्स क्लोज होंगे उस समय जो साउंड सुनाई देगा दैट वी कैन कंसीडर सेकंड या S2 इज कॉल्ड डब, द हियर्ड ऑन द सेमी लूनर वॉल क्लोजर, और ये जस्ट ऑपोजिट है, लाउडेस्ट कहां होगा? बेस ऑफ द हार्ट। अब मैंने आपको ये भी पढ़ाया था बेस दोनों एट्रियम मिलकर बनाते हैं, अपेक्स लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है, तो जब हमें सुनना होगा S2 सेकंड हार्ट साउंड, और इसका यदि मैं बात करूं ड्यूरेशन 0.11 सेकंड, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है 550 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, राइट इट एवरीवन। ये दोनों नॉर्मल नॉर्मल हार्ट साउंड है S1 S2। तो सभी ने, ये दोनों इजी है और इजीली हम लोग रिकॉल कर सकते हैं। S1 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के क्लोजर पे सुनाई देता है, S2 सेमिलुनर वॉल के क्लोजर पे सुनाई देता है, S1 लाउडेस्ट अपेक्स पे सुनाई देता है और S2 बेस पे। नाउ नेक्स्ट वन S3, S3, S3 को हम लोग नॉर्मल भी कंसीडर करते हैं 30 ईयर की एज तक, और S3 हार्ट साउंड प्रोटोडायस्टोलिक गैलप, वेंट्रिकुलर गैलप, केंटुकी गैलप, केंटुकी गैलप। अब एग्जैक्टली क्या होता है? S3 को ऑलमोस्ट लेस देन 30 ईयर नॉर्मल कंसीडर करते हैं बच्चों, और 30 ईयर के बाद में भी रिप्रेजेंट है तो डेफिनेटली हार्ट में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हुआ होगा, रिवेजिटेशन हुआ होगा, हार्ट फेलियर हुआ होगा, आगे मैं कुछ कंडीशन भी बताऊंगा। अब इसको समझना जरूरी, बहुत ट्रिकी है, बहुत टफ है। अभी वाले दोनों बड़े आसान थे, एक तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हुआ तो S1 सुन लिया, सेमिलुनर वॉल क्लोज हुआ तो S2 सुन लिया। अब मैं कह रहा हूं कि थर्ड हार्ट साउंड, एक इमेज भी दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, या S1 दिख रहा है या S2 दिख रहा है, फिर S3 आ गया, फिर S1 दिख रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक आप देख पा रहे होंगे आपके एलईडी में, ध्यान से देखिएगा। इसका अलग वर्ड प्रोनाउंस किया, जैसे मैं प्रोटोडायस्टोलिक, वेंट्रिकुलर गैलप और केंटुकी गैलप, नल होगा कंपैरिजन टू द S1 S2, लो पिच होगा, बट हमें याद क्या लिखना है? अर्ली डायस्टोल इन रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। एग्जैक्टली एटीएम कांटेक्ट होता है, एटीएम जब कांटेक्ट होता है तो वेंट्रिकुलर ब्लड आता है, कहां आता है? और वेंट्रिकल कांटेक्ट होता है तो ब्लड पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। आप सुधर जाओ बच्चों, जब मैं कहूं लिखने का तभी लिखो, और मैं मां कसम बहुत बुरा आदमी हूं, खड़ा करके एमसीक्यू पूछूंगा आपसे, अगले टेस्ट में एक एक चीज आपको बोल रहा हूं ना पेपर में छप रही है, और फिर गलत किया ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन पुराने हुए हो, फिर आप एक हफ्ता पुराना हो जाओगे, और धीरे धीरे आप डेंजरस रूप देखने को मिलेगा, या तो पढ़ लो या कुछ बन जाओ या घर लौट जाओ, और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप लिखने में बिजी हो ना, फिर मैं आपका हिसाब किताब लूंगा, समझ में नहीं आए तो पूछो, जब तक आप नहीं लिखोगे मैं इस स्लाइड को मूव नहीं करूंगा। आपसे पूछता हूं नहीं पूछता हूं, तो फिर आपको क्या जल्दीबाजी है? खोपड़ी में कुछ जानने तो दो अंदर है। अब गजनी के निकलोगे बाहर, सर कौन थे, क्या पढ़ाया, क्या था कार्डियोवास्कुलर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू आर इन द क्लासरूम यू कैन फोकस इट, लिखने के लिए तो बुक में पढ़ा है कंटेंट, आप बुक से पढ़ लीजिए, फिर जरूरत नहीं है। कई बार आप मूवी देख के आते हो,
और आपसे मूवी देख के आने के बाद कोई पूछता ना, आप उसको बिठा के पूरी मूवी के बारे में बताते हो कि वहां से एक एक्टर आया था और हीरोइन को कहीं लेके घुमाने ले गया, एक विलन की एंट्री होती है, उसने किडनैप कर लिया, फिर हीरो बहुत सारे गुंडे लेके गए, और इंडियन पिक्चर में हीरो हमेशा जीतता है। यही होता है, हीरोइन को छुड़ा के लाता है, शादी कर लेता है, घर बसा लेता है। ये कहानी इंडियन मूवी में मिलता है। तो ये कहानी जितना इंटरेस्ट आप थिएटर में देखते हो ना, ये जैन सी का थिएटर है, उतना इंटरेस्ट से वॉच करने की कोशिश करो। कई बार टीचर की कही हुई बातें एग्जाम हॉल में गूंजती कि हाँ सर ने ऐसा बताया तो था, तो थोड़ा फोकस रखो। आप 2 in 1 मत बनो अभी, ओनली सिंगल बने रहो। इधर ध्यान तो पूरा इधर, लिखने का पूरा लिखने का। अभी S3 और S4 दोनों एबनॉर्मल होगा, कौन सी डिजीज में सुनाई देगा, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। एक प्रोटोडायस्टोलिक होगा, प्रोटोडायस्टोलिक को कैंटो की गैलप क्यों बोलते हैं, कब सुनाई देता है, ये कैरेक्टरिस्टिक जानना जरूरी। आप लिखो कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरा नाम क्या होता है, ऐसे याद करने से काम नहीं चलेगा। और आज बता देता हूं, अभी कल आते ही कम से कम 5 बच्चों को पूरा कंटेंट पूछूंगा, जितना पढ़ाया, और बड़ी पब्लिक में पूछूंगा, और नहीं आए तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आज तो माफ कर रहा हूं कि ठीक बेटा बैठ जाओ, है ना, बहुत आगे बेटे को अब पढ़ना पड़ेगा। नहीं आता तो क्यों नहीं आता है, घर पे जाके मेहनत करना। आज S3 की हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा था 30 ईयर से कम की एज में नॉर्मल होता है, डल होता है, लो पिच। देखिए S1 और S2 दोनों को कंपेयर करते हैं, उन दोनों को कंपैरिजन में डल होता है, लो पिच होता है। यहाँ एक वर्ड ऐड किया मैंने, अर्ली। और डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जैसे ही एट्रियम कांटेक्ट हुआ, ब्लड वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल कांटेक्ट होगा तो एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होगा। वेंट्रिकल जब कांटेक्ट होगा तभी तो एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होगा, तो कौन सुनाई देगा, S1 कौन सुनाई देगा। और जब ब्लड आपके आयोटा और पल्मोनरी वॉल से बाहर निकल गया तो एट्रियम खुल जाएगा, वेंट्रिकल आपका क्लोज हो जाएगा, तो S2 सुनाई देगा। जब S2 सुनाई देता तो नॉर्मली वहां पर क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। क्या होता है, और रिलैक्स होने का पर्पस क्या, ब्लड को रिफिल करना है, ब्लड को वेंट्रिकल में फिर से भरना है। बट ये बदमाश डायस्टोल होने से पहले ही सुनाई देगा। सुनाई तो देना कब चाहिए, डायस्टोल के बाद। इन्होंने लिखा कि डल लो पिच अर्ली डायस्टोल इन रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब पहले सुनाई देने का मतलब क्या है, जब वेंट्रिकल को फिल होने के लिए तैयार होना, उससे पहले ही तैयार हो जाता है। वेंट्रिकुलर फिल कब होगा, जब पेशेंट के दोनों वॉल क्लोज हो जाएंगे, दोनों वॉल क्लोज हो जाएंगे, सेमिलुनर क्लोज हो जाएंगे। ये सेमिलुनर क्लोज होने से पहले ही ब्लड को मांगने लग जाता है, और ये नॉर्मल नहीं है। ये कब सुनाई देगा, इट अकर बिगिनिंग ऑफ द डायस्टोल आफ्टर S2, या तो आयोटिक, और ये माइट्रल वॉल का क्या होगा, रिगर्जिटेशन से ब्लड वापस आ रहा है, रिफिल हो रहा है। नॉर्मली ब्लड को रिगर्जिटेट नहीं होना चाहिए, रिगर्जिटेट, अब ये रिगर्जिटेट हो रहा है तो डायस्टोल होने से पहले ही साउंड सुनाई दे रहा है, क्योंकि ब्लड भरने लगता है। दूसरा मैंने कहा कंजस्टिव, ये दोनों ही कॉज क्या कॉज करता है, कंजस्टिव। एग्जाम में एमसीक्यू जो बनेगा, एज थर्ड परसेंट इन विच डिजीज, आयोटिक और माइट्रल, या फिर क्या लिखोगे, आप लिख लीजिएगा प्लीज, राइट डाउन एवरीवन। समझ में आ गया सबको। मेनली आपको याद रखना अर्ली डायस्टोल, और सेकंड आपको याद रखना कि आयोटिक और माइट्रल रिगर्जिटेशन में सुनाई देता है। Now next we are going to see S4. S4 heart sound is also known as pre-systolic gallop, atrial gallop, और एक वर्ड लिखा लेट डायस्टोल। वहां क्या था, अर्ली, दैट इज अ लेट डायस्टोल एंड हाई एट्रियल प्रेशर दैट अकर जस्ट बिफोर S1। ये S2, S1, S2, फिर ये मैंने बताया था प्री डायस्टोलिक, that will be occur just before S1 when the atria contract or to force blood into the left ventricle। जब normally atria को contract होना है when eject blood into the ventricle, तो atria जब contract होगा, ventricle में blood eject होगा, तो atrioventricular wall open होंगे, atrioventricular wall open होंगे। close होने पर तो कौन सुनाई देता है, S1। सेमिलुनर क्लोज होने पर कौन सुनाई देता है, S2। इन्होंने कहा कि when the atria contract and force blood into the ventricle, तो S1 normally सुनाई कब देगा, atrium से ventricle में blood चला गया और atrioventricular wall close हो गया, तो कौन सुनाई देता है, और ये S1 से पहले ही आ जाएगा। that word we can say late diastole, or other word में atrial gallop। cardiac hypertrophy, injury to the ventricular wall। देखिए कार्डिक हाइपरट्रॉफी, कार्डिक हाइपरट्रॉफी जो है
हम कह सकते हैं हार्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, या आपके वेंट्रिकुलर वॉल में कुछ इंजरी हुआ है। इन दो कंडीशन में नॉर्मल मैकेनिज्म जो होता है एट्रियम टू वेंट्रिकल में ब्लड जाने का, वो अल्टर हो जाता है। अल्टर होने का कॉज क्या था? या तो वेंट्रिकुलर वॉल डैमेज हुआ है, या आपका कार्डिक हाइपरट्रॉफी हुआ है, कार्डिक सेल का साइज बढ़ा है, कार्डिक सेल का साइज बढ़ा है। तो दोनों कंडीशन में नॉर्मली क्लोजर का मैकेनिज्म अल्टर हो जाता है, और एब्नॉर्मलिटीज में क्या फाइंड आउट होता है? S4 क्या सुनाई देता है? S4। फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन की बात करें 0.04 और लेस देन 20 की प्लीज, लेस देन 20 हर्ट्ज। S1 S2 नॉर्मल, S3 30 एज तक नॉर्मल, और उसके बाद में S3 और S4 एबनॉर्मल। इट्स ओवर। अच्छा आप मुझे बताओ, जब हम किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर, प्रेशर मॉनिटर करते हैं, और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते समय साउंड सुनते हैं, कॉर्क ऑफ साउंड क्या बोलते हैं? सपोज ये आपका एल्बो है, दिस इज योर एल्बो, एल्बो जॉइंट कहाँ होता है बच्चों? एल्बो कहाँ होता है? यहाँ होता है, यहाँ होता है। दैट इज एल्बो, दैट इज अ वेरी गुड एल्बो जॉइंट। काफी समझदार हो। देयर इज अ ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, देयर इज अ प्लेसमेंट ऑफ द बीपी कफ, ब्लड प्रेशर कफ, ऑलमोस्ट जो है 2 टू मेनली 2 या 2 इंच या 2 टू 3 इंच। जब पेशेंट को बीपी कप प्लेस करते हैं, तो एल्बो से कम 2, मैक्सिमम 3 इंच अबो बीपी कप को प्लेस करना होता है। हम लोग तो आई थिंक पूरा इतना कवर कर देते हैं, इसलिए तो रखने की जगह मिलती है, जगह बना लेते हैं, है ना? तो एग्जैक्टली जब भी बीपी कप को प्लेस करना होता है, एल्बो से 2 टू 3 इंच अबो, मतलब जो एल्बो जॉइंट है उसमें लगभग 2 से 3 इंच ऊपर की ओर बीपी कप लगाना होता है, और यहाँ से जो आर्टरी ट्रेवल करती है उसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी। क्या बोलते हैं? ब्रेकियल आर्टरी। और हमें ब्लड प्रेशर की बात जब भी करना, तो याद रखना आर्टरी का प्रेशर मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर में किसका प्रेशर? आर्टरी का। अब हम यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाते हैं, जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो एक साउंड सुनाई देता है, उस साउंड का नाम है कॉरेटकॉफ साउंड। क्या बोलते हैं? कॉरेटकॉफ साउंड। देखिएगा, कॉरेटकॉफ साउंड पल्सेटाइल सर्कुलेटरी साउंड हियर्ड अपॉन ऑस्कल्टेशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, साउंड लिस्टन फॉर व्हेन दे आर टेकिंग ब्लड प्रेशर। तो कई बार पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते समय जो साउंड सुनाई देता है, उस साउंड को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? कॉरेटकॉफ। क्या बोलते हैं? कॉरेटकॉफ, कॉरेटकॉफ साउंड। मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक भी लिखा है। पहले ये साउंड जो है बड़ा शांत होता है, साइलेंस होता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर 120 पे पहुंचता है, तो ये थोड़ा सा साउंड सुनाई देना शुरू करता है, फेज 1, और इसको बोलते हैं टेपिंग साउंड। फिर आपका 110 पे फेज 2 सॉफ्ट स्विशिंग, फिर आपका 100 पे फेज 3 क्रिस्प साउंड, फिर लगभग 90 में जाता हुआ ब्लोविंग, 80 पे आता आता वापस क्या हो जाता है? साइलेंट। तो एग्जाम में कभी भी पूछ लेते हैं 110 पे कैसे सुनाई देता है, 100 पे कैसे सुनाई देता है, तो आप मेंशन कर सकते हो साइलेंस, और बिगिनिंग एक तरफ सिस्टोलिक लिखा हुआ है 120 के ऊपर, 80 के ऊपर डायस्टोलिक लिखा हुआ, 5 फेजेस आपको दिख रहे हैं। 120 पे साउंड सुनाई देना शुरू होता है, 80 पे बंद हो जाता है, तभी हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 80 mm ऑफ Hg। 120 पे साउंड सुनाई देना, एक तरफ सिस्टोलिक लिखा हुआ है 120 के ऊपर, 80 के ऊपर डायस्टोलिक लिखा हुआ, 5 फेजेस आपको दिख रहे हैं। 120 पे साउंड सुनाई देना शुरू होता है, 80 पे बंद हो जाता है, तभी हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 80 mm ऑफ Hg। हुआ? तो यहां तक तो नॉर्मली हमने देखा S1 S2 S3 S4। S1 also known as
S1 also known as love sound, S2 known as love sound. S2 listen when the closure of the atrioventricular wall, S2 closure of the semilunar, S3 30 ईयर तक नॉर्मल, उसके बाद एबनॉर्मल, और S4 आगे मैं पढ़ाऊंगा बच्चों आपको मर्मर, मर्मर हार्ट साउंड, जिसमें एक ब्लविंग और हुशिंग मर्मर होगा और एक वेस्कुलर ब्रूट मर्मर होगा. लेटर आई विल डिस्कस. नेक्स्ट हम देखते हैं लोकेशन. लिख लिया सभी ने? नाउ द लोकेशन. लोकेशन टू फाइंड आउट नॉर्मल साउंड. लोकेशन टू फाइंड आउट नॉर्मल साउंड. आपने देखा फेसबुक पे फोटो डाला हुआ है गले में स्टेथोस्कोप, अपना खुद गई फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग में, सेकंड ईयर में, यहाँ किसी को स्टेथो लगाया हुआ है, फोटो खिंचा रहे हो, नीचे लिखा है डॉक्टर साहब लुकिंग वेरी नाइस, है ना? अब आपको पता होना चाहिए कि जब हार्ट के साउंड हमें सुनने, तो कौन सा साउंड कौन सी जगह सुनाई देगा. दैट्स अ लोकेशन. नॉर्मली मैंने 4 वॉल्स बताए, एक था बाइकस्पिड, दूसरा ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी और आयोटिक. अब कौन सा वॉल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमें कैसे पता चलेगा बाहर से? तो हम स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे. मैं अभी आपको सारी लोकेशन डिस्प्ले करूंगा, उस लोकेशन पे स्टेथोस्कोप को लगाएंगे और हम साउंड को सुनेंगे. वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. आपने सुना होगा बच्चों थोरैक्स. थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन? थोरैक्स कितनी बोन से मिलकर बना था? 25. कितनी बोन होती है? 25. अभी जो 25 बोन होती है थोरैक्स में, इसमें एक तो आप पढ़ते हैं स्टर्नम, दैट इज द स्टर्नम. स्टर्नम. और इस स्टर्नम के साथ में 12 पेयर रिब्स होती है बच्चों. एक तो आपका स्टर्नम के राइट साइड में राइट क्लेविकल और लेफ्ट साइड में लेफ्ट क्लेविकल. दिस इज क्लेविकल बोन. क्लेविकल बोन. अब जो 12 पेयर रिब्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिब्स जो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 to 7 जो रिब्स होती है, इसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स. क्या कहते हैं बच्चों? ट्रू रिब्स कहते हैं. ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं, these ribs are attached to the sternum. किसके साथ जुड़ा होता है? sternum. राइट साइड का ये एरिया, दिस इज योर राइट साइड, दैट इज योर लेफ्ट साइड. और लेफ्ट में भी 7, 1 2 3 4 5 6 और 7. वो तो 1 to 7 रिब्स को क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स. नाउ नेक्स्ट वन. उसके बाद में नेक्स्ट जो रिब्स होगा 8 9 10. 8 9 10 ये जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है. 8 9 10 false ribs. क्या बोलते हैं? false ribs. They are articulate और attach each other. स्टर्नम से तो साथ ही जुड़ी थी, बट ये तीनों एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होता है, दैट वी कैन से false ribs. और इसी तरीके से दो और रिब्स होता है 11 और 12, दैट इज अ फ्लोटिंग रिब्स. क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स. 11 12 दैट इज अ फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोटिंग रिब्स. ओके फाइन. तो थोरैक्स की जब हम बात करते हैं तो थोरैक्स में 25 बॉन्स होती है. इन 25 बॉन्स में एक आपका स्टर्नम है, एक आपका स्टर्नम है, और 12 पेयर्स क्या रिब्स. 12 पेयर्स क्या बच्चों? रिब्स. इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, बीच वाला स्टर्नम है, राइट साइड में 12 रिब्स है और लेफ्ट साइड में भी 12 रिब्स है. तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज अ थोरैक्स. इसको हम स्केलेटल सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे. मैं इसकी हेल्प से हार्ट के साउंड की लोकेशन का पता करेंगे. एग्जैक्टली स्टेथोस्कोप कहां लगाएंगे तो हमें एट्रियल वॉल या पल्मोनरी वॉल या आयोटिक वॉल क्लोज होता हुआ पता चलेगा. तो वी आर गोइंग टू सी 12 पेयर रिब्स के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस. क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस. इंटरकोस्टल स्पेस. और ये नंबर में होते हैं बच्चों 11. कितने होंगे भाई? 12 पेयर रिब्स है और दो रिब्स के बीच में एक स्पेस है, तो ये 11 पेयर्स इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं. यहां तक समझ में आ गया? ओके. अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख देता हूं. ये फर्स्ट स्पेस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ, 7 8 9 10th और 11. ठीक उसी तरीके से राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है. ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर का, जहां में स्टेथोस्कोप लगाना है. आपको याद रखने का तरीका, एक मैंने ट्रिक्स लिखा हुआ है. all people enjoy time magazine. आप कभी कभी ट्रैवल करते हो, होटल्स में जाते हो, वेटिंग एरिया में एयरपोर्ट पे बैठे रहते हो, तो वहां पर कुछ मैगजीन्स आपको जो है टाइम पास करने के लिए मिलती है. मिलती नहीं मिलती? फ्लाइट में बैठोगे सीट क्या रखी मिलेगी, होटल्स में जाओगे आपके टेबल पे मिलेगा, है ना? तो एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर तैयार किया है, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन. अब इस ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन से आपको याद रखना है, ए से याद रखना आयोटिक, आयोटिक साउंड, आयोटिक साउंड. पी से याद रखना है पल्मोनरी साउंड. ई से याद रखना इरेप साउंड, इरेप साउंड. और इरेप साउंड में बच्चों आता है S1 और S, दोनों को एक साथ सुनना इरेप साउंड कहलाता है. ऑल पीपल एंजॉय टाइम. टी से याद रखना ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड साउंड. और लास्ट में मैगजीन, एंजॉय टाइम मैगजीन, दैट इज अ माइट्रल, दैट इज अ माइट्रल साउंड. अब मैंने जो यहाँ अलग अलग नाम लिखे हैं, पल्मोनरी साउंड, इरेप साउंड, आयोटिक साउंड, ट्राइकस्पिड और वी कैन से माइट्रल. अब इसका लोकेशन हम देखेंगे. याद रखने का तरीका, कौन कौन सा साउंड हमें चेक करना है, अलग से चारों वॉल को चेक करना है, और दोनों साथ में S1 और S2 को भी चेक करना है कि S1 भी काम कर रहा है, S2 भी काम कर रहा है. हमारा पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो हमें पल्मोनरी वॉल चेक करना है. आयोटा में ब्लड आ रहा है कि नहीं जा रहा, हमें आयोटिक वॉल चेक करना है. राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा, ट्राइकस्पिड वॉल चेक करना है. लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाइकस्पिड वॉल चेक करना है. एक वॉल पेटेंट है, ब्लड जा रहा है, वॉल क्लोज हो रहा है, तो आपको स्टेथोस्कोप से पता चलेगा. S1 और S2 जो है
एक साथ कि दोनों वर्ड्स एट्रियोवेंट्रिकुलर और सेमिलुनर प्रॉपर काम कर रहे हैं तो हम एक साथ भी सुन सकते हैं। तो इन वर्ड्स के फंक्शनिंग कैपेसिटी को पता लगाने के लिए हम अलग अलग साइड पे वॉल के साउंड को सुनेंगे। ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैक्सिंग आयोटिक साउंड, पल्मोनरी साउंड, इरेप साउंड, ट्राइकस्पिड साउंड, माइटल साउंड। यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर का। और स्ट्रक्चर को बात करते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है। राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया है। राइट साइड में आपको 11 इंटरकोस्टल स्पेस दिख रहा है और लेफ्ट साइड में भी 11 इंटरकोस्टल। हार्ट का मैक्सिमम पोर्शन किधर होता है? लेफ्ट साइड। किधर होता है? अकेला एक पर्सन होता है राइट एट्रियम, राइट साइड। जब हम हार्ट के साउंड सुनेंगे तो एक साउंड हमें राइट साइड में मिलेगा, बाकी मैक्सिमम साउंड कितने होंगे? लेफ्ट साइड। उससे पहले हार्ट का एक रफ डायग्राम और बता देता हूं मैं आपको। दैट इज अ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन tricuspid, then pulmonary, that is pulmonary artery, pulmonary artery, again bicuspid, और that is aortic, that is aorta. ascending aorta याद है? अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो aorta निकल रहा है ऊपर की ओर जा रहा है तो ascending, arch, descending. ठीक है, ये हार्ट का नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। हम ये चार कॉलम बना बना के आपके दिमाग में भर दिया है कि हार्ट ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है ना? चार कोने वाला हार्ट नहीं होता, वो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए बार बार मुझे चार डिब्बे बनाने पड़ते हैं। तो आपको फिर से अपने दिमाग को कहना है कि दिस इज योर हार्ट, ऑब्लिक पोजीशन, कॉन शेप, दोनों लंग्स के बीच में, मैक्सिमम लेफ्ट साइड, राइट एट्रियम थोड़ा राइट साइड होता है, ऐसे आपका हार्ट होता है। आया समझ में? इस पिक्चर को देखकर आपको लग रहा होगा ये क्या है बच्चों? अयोटा है। भाई कहां से निकल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकल रहा है? अयोटा। ये कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। अब जब अयोटा भी निकल के ऊपर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी भी लंग्स की तरफ जा रही है, एग्जैक्टली माय डियर, राइट साइड का सेकंड इंटरकोस्टल जो स्पेस होता है वहां पर अयोटिक साउंड सुनाई देता है। कौन सा देता है? अयोटिक। इस पिक्चर में आपका अयोटा किधर है? राइट साइड में है ना? और लेफ्ट साइड में कौन है? आर्टरी। ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया तो अब आप देखिएगा यहां पर ऑलमोस्ट जो है राइट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू द स्टर्नम, यहां स्टेटो लगाओगे तो अयोटिक वॉल का फंक्शन पता चलेगा। कौन सा साउंड सुनाई देगा? अयोटिक। कौन सा सुनाई देगा? अयोटिक। अब आप देखिएगा अयोटिक साउंड के आगे लिखता हूं मैं, ऑन राइट साइड ऑफ स्टर्नम, एट सॉरी एट राइट साइड ऑफ स्टर्नम, ऑन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। ये सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू बच्चों, अब भूलना मत। आप समझ लीजिएगा, मैं लिखवा दूंगा, चिंता नहीं करो। जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक मैं भी आगे नहीं जाऊंगा, बट पहले समझ में आना जरूरी है ना? अब आपको मैंने यहाँ पर इमेज के थ्रू कहा कि राइट साइड का सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होता है, उसके अंदर स्टर्नम के पास में स्टेथोस्कोप लगाओगे तो साउंड सुनाई देगा, और वो साउंड कौन सा होगा? अयोटिक। कौन सा होगा? इवन आई थिंक जब आप लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे और आपने ईसीजी कंडक्ट करने का मौका मिला होगा, तो मुझे नहीं लगा कि एक एक रिब्स को पैल्पेट करके देखा होगा कि वो पहला स्पेस, दूसरा स्पेस, और कोई हट्टा कट्टा तगड़ा इंसान आ गया तो फैटी फैट होता है ना? तो पहला इंटरकोस्टल, सेकंड इंटरकोस्टल, जब स्पेस पता होगा ना वहां स्टेथोस्कोप लगाना, और हो सके तो घर पे आज किसी के पास जाके ट्राई कर लेना, जो लोकेशन बता रहा हूं वहां सारे साउंड आपको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आपका हार्ट, और नहीं सुनाई दे रहा तो कंसर्न विद डॉक्टर, पर ऐसी नौबत नहीं आएगी, है ना? तो राइट साइड का सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मैंने एक साउंड बताया, वो आपका अयोटिक साउंड है। तो अयोटिक अकेला राइट साइड होगा, बाकी सभी किधर होंगे? लेफ्ट साइड में। आ रहा समझ में? तो अयोटिक का लोकेशन क्लियर? दैट इज ऑन राइट साइड ऑफ द sternum at the, ओके, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज लेफ्ट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में पल्मोनरी साउंड। कौन सा? पल्मोनरी, दैट यू कैन सी that again on, so at left side of sternum, on second intercostal space, ये मिल गया आपका पल्मोनरी। तो एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों बराबर है। राइट में कौन सुनाई देता है बच्चों? अयोटिक। लेफ्ट में जब आपको मैं ईसीजी पढ़ाऊंगा, ईसीजी में चेस्ट लीड पढ़ेंगे, चेस्ट लीड में V1 पढ़ेंगे, तो राइट साइड का फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस आएगा। कौन सा आएगा? अभी हमारा क्या चल रहा है? सेकंड। क्या चल रहा है? V1 फोर्थ राइट साइड, V2 लेफ्ट साइड में फोर्थ। तो यहां हम बात करें साउंड का, तो राइट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में अयोटिक, लेफ्ट साइड में दैट इज अ पल्मोनरी। अब ये इरेप्स जो साउंड है, इरेप्स की कहानी देखिएगा। ये जो पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा सारे वॉल पास पास में ही है? ऐसा नहीं लग रहा पास पास में ही चारों? जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे ऐसे ही वॉल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि नीचे छेद होते हैं, ऐसे ही वॉल्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको ना ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी और अयोटिक चारों दिख रहे हैं। इन दोनों की फंक्शनिंग एट्रियोवेंट्रिकुलर और सेमिलुनर दोनों प्रॉपर काम करें, तो दोनों सेगमेंट और चारों वॉल प्रॉपर काम करें एक साथ। अभी हमें देखना है कि चारों वॉल्स प्रॉपर रन करें, ब्लड जा रहा है, तो S1 भी देखना होगा और S, अब दोनों को एक साथ देखना है, उसको हम कहते हैं इरेप साउंड। क्या कहते हैं? ERAP एपोस्ट्रोफी S, इरेप साउंड, S1 और S2। अब ये S1 और S2 जो इरेप साउंड है वो लेफ्ट साइड में थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में नियर टू द स्टर्नम, दैट इज द इरेप्स, दैट इज द इरेप साउंड। जब लैंग्वेज में हम लिखेंगे तो ऑलमोस्ट दैट विल बी एट लेफ्ट ऑफ स्टर्नम, ऑन थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस।
अभी तक इजी है, समझ में आ रहा है ना? अभी तक हमने क्या किया है, राइट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में गए, वो आयोटिक साउंड सुना, लेफ्ट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल में गए, पल्मोनरी सुना, लेफ्ट साइड के थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में गए और हमने वहां पर इरप साउंड सुना। कौन सा सुना? अब हमें जरूरत पड़ रही है कि हमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को अलग से देखें। ट्राइकस्पिड वॉल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बाइकस्पिड वॉल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अलग से देखने पर लास्ट से फोर्थ नंबर पे लिखवा दूंगा बेटा, है? आपसे बोल रहा हूँ, 1 2 3 लास्ट से फोर्थ नंबर पे कोई बच्चा बैठा है, पीछे देख के काउंट करो, फोर्थ रो, देखते गुमनाम बनते हैं ऐसे दिखते हैं। आप इसे कह रहे हो बेटा, एक्सक्यूज मी, खड़े हो जाओ जरा, आपसे आगे बॉयज। हाँ, बहुत बिजी हो लिखने में, लिखवा दूंगा, मैं काफी टाइम से आपको नोट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड, सुनो समझो फिर लिखो, जब तक आप नहीं कहोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है? बैठ जाओ और चेहरे पर स्माइल रखो, बहुत सीरियस लग रहे हो, यू शुड बी स्माइल, ओके फाइन। ऐसा लगा पूरे इंडिया का बाहर जेएनसी के बच्चों पे ही है। अभी तो कल क्लास स्टार्ट होने वाला टाइम हुआ है, 3 बजे है ना? आपसे पूछा मैंने, है ना? कितने छात्र ध्यान रखते पूरा। अब यहाँ पर देखिए 3 सबने अपने अलग अलग साउंड क्लियर हो गए, राइट साइड का सेकंड इंटरकोस्टल, लेफ्ट साइड का सेकंड इंटरकोस्टल, लेफ्ट साइड का थर्ड आयोटिक, पल्मोनरी, इरप्स। ओके, अब बात करते हैं ट्राइकस्पिड, ये भी बड़ा आसान है। ट्राइकस्पिड जो है लेफ्ट साइड के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में नियर टू द स्टर्नम, दैट इज अ ट्राइकस्पिड। अगेन at left of sternum on fourth intercostal space। थोड़ा सा दिक्कत आएगा माइट्रल को, यहां तक तो ठीक है। अब माइट्रल जो है, ये प्रीवियस क्लास में मैंने अपाइकल पल्स पढ़ाते समय भी जिक्र किया था, ये थोड़ा सा अपेक्स की तरफ होता है, लेफ्ट होता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो क्लेविकल है, ये जो क्लेविकल है, ये क्लेविकल का मिड एरिया है, विच इज द मोस्ट कॉमन साइट टू फ्रैक्चर क्लेविकल, मिड क्लेविकल। कहां से फ्रैक्चर होता है? मिड क्लेविकल। अब वो लेफ्ट साइड में जो क्लेविकल है और इस क्लेविकल का मिड पोर्शन जो है, यहां से आप नीचे की ओर आएंगे, दैट इज अ मिड क्लेविकुलर लाइन, और स्पेस होगा वो फिफ्थ इंटरकोस्टल, कौन सा होगा? और यहां पर जो साउंड सुनाई देगा वो कौन सा होगा? माइट्रल। कौन सा होगा? अब पेशेंट को ऐसे मत करना शुरू कर देना, आइडिया होना चाहिए, जैसे इंट्रामस्कुलर लगाते तो 4 क्वाड्रेंट, फिर अपर आउटर क्वाड्रेंट, अब स्केल लेके क्वाड्रेंट बनाने लग जाओगे, अटेंड बगा देगा, तो आइडियली होना चाहिए, डमी पे कर सकते हो, है ना? तो यहां पर मैंने लिखा लेफ्ट साइड का मिड क्लेविकुलर, और मिड क्लेविकुलर लाइन में स्पेस कौन सा है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। आप यहां पर देखेंगे, अगेन एट लेफ्ट ऑफ स्टर्नम ऑन मिड क्लेविकुलर लाइन एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, जो आप हार्ट के नॉर्मल साउंड को, आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर भी इसी तरीके से आपको जो है एग्जामिन करता है इन अलग अलग हार्ट के साउंड को देखने के लिए। तो फिर से जिक्र, राइट साइड सेकंड इंटरकोस्टल में आयोटिक, लेफ्ट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल में पल्मोनरी, फिर अगेन लेफ्ट साइड के थर्ड इंटरकोस्टल में एडप्स, और लेफ्ट साइड के फोर्थ इंटरकोस्टल में, और लेफ्ट साइड के फिफ्थ मिड क्लेविकुलर लाइन में। अब लिख लीजिएगा बच्चों, लिखो, फोटो लेने से काम नहीं चलेगा, बड़े शॉर्टकट यूज करते हो आप लोग, मोबाइल भी बैन करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन की बात आता है तो कैलकुलेटर निकाल लेते हो, मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, फोटो पड़े रहेंगे, मोबाइल में ध्यान रखना। बड़ा करना है, अरे बच्चों ये लो, आप ठीक है? पीछे वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्लास के माहौल को जिंदा रखते हैं ना। पास पास लिखिएगा बच्चों। हाँ बेटा, इसमें सीवीपी में पेशेंट सुपाइन में होता है, हेड एलिवेट करता है, ओनली हेड, हाँ 45 डिग्री पर। बट आज के बाद हमें सीखना 45 डिग्री, डॉक्टर कई ऐसी चीजें करें जो नहीं करनी चाहिए, हाँ, बुक्स में लिखी हुई चीजें और डॉक्टर जो करते हैं बहुत फर्क होता है। अब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, हम बढ़िया मसाज करते हैं, कहाँ लिखा हुआ मसाज करना चाहिए, कौन इंडिकेटेड है ना? थोड़ा हम करते हैं, बच्ची कुछ अटेंड पूरी कर देते हैं, वो शाम तक करते हैं, है ना? उससे क्या होता है, जहां से आप फ्लूइड को एडमिनिस्टर किया 3 ml,
तो ऑलरेडी वहाँ प्रेशर क्रिएट हो रखा है, मसाज करने पर वहाँ के सेल और टिश्यू डाई हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम उसके कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं, है ना? तो वहाँ पर प्रैक्टिकली चीजें वो होती है जो शायद अपन हकीकत में नहीं करना चाहिए। राइस ट्यूब डालते हैं, है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वीडियो दिखाएंगे, राइस ट्यूब नोज में गया है, फेरिंग्स में गया है, फिर इसोफेगस में गया, और इसोफेगस के लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर पे रोक दिया। अब आपको पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ लोकेशन, ये बताता कोई? बड़ी वीडियो बेस्ड एमसीक्यू आता है ना? तो जो चीजें हो रखी है उसको फॉरवर्ड करना, अभी जो हो रही है वो एग्जैक्ट है, उसमें कुछ क्वेरी लगे शुड आस्क। नहीं, रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ट्यूब में ब्लड क्लॉट ना हो, जैसे हीमोडायलिसिस करते हैं, हीमोडायलिसिस करते समय ट्यूब में हेपरिन डालते हैं ताकि ब्लड बबल करके वापस आएगा, क्लॉट ना हो, बट ऐसा इंस्ट्रक्शन में नहीं है कि डालना है, वो प्रैक्टिकली यूज करते हैं ताकि कोई ब्लड क्लॉट का रिस्क ना हो, ठीक है? हाँ, गैलप, एक्चुअली गैलप आल्सो नाउन एज साउंड, हाँ, साउंड आल्सो नाउन एज गैलप, है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी। हाथ से चेक करते हैं ना, ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस, दे फील कि व्हेन द साउंड राइज और व्हेन द साउंड सबसाइड, बट व्हेन वी गो ना वी नीड टू स्टेथोस्कोप। अभी जैसे मैंने चार साउंड बताए, S1 S2 स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं, S3 S4 के लिए एक डिवाइस आती है फोनोकार्डियोग्राम, अभी दिखाऊंगा फोटोस का। तो S3 और S4 स्टेथो से पता नहीं लगता क्योंकि वो प्री डायस्टोलिक और एबनॉर्मल साउंड है, तो एक डिवाइस यूज करते हैं, उसमें एक मशीन लगी होती है, उसमें साउंड फ्लक्चुएट होता है ना। वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे डॉक्टर दे आर शोइंग मेनी ऑफ द प्रैक्टिकली चीजें, स्टेथो जितना एक्यूरेट बताएगा उतना मैनुअल नहीं होता, बट उनको देख के हम भी शुरू कर देते हैं, हम भी हाथ लगा के बीपी चेक करते हैं, स्टेथो यूज करना बंद कर देते हैं, बट दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। हो गया बेटा, कंप्लीटली क्लियर? ओके फाइन, दो फोटो दिख रहे होंगे बच्चों आपको, अभी मैंने आपको साउंड्स बताए थे, S1 S2 S3 S4, S1 S2 नॉर्मल, S3 S4 एबनॉर्मल। S1 और S2 सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, S3 S4 को सुनने के लिए फोनोकार्डियोग्राम का यूज करते हैं। इस पिक्चर और इस पिक्चर को कंपेयर करोगे तो यहाँ एक एडिशनल डिवाइस दिख रहा है टुवर्ड्स डायफ्राम, ये जो इमेज है, इस इमेज में आपको ईयर पीस दिख रहा है, बाइनोरल दिख रहा है, देन बेल, सॉरी ट्यूबिंग दिख रहा है, छोटे वाले हिस्से को बेल कहते हैं और बड़े वाले को क्या कहते हैं? डायफ्राम। अब आप लोग हॉस्पिटल में बहुत ब्लड प्रेशर चेक किया होगा, है ना? आप मुझे बताएं, जब कान में स्टेथोस्कोप लगाते हैं, स्टेथोस्कोप लगाने के बाद डायफ्राम एंटीरियर दिखना चाहिए या पोस्टीरियर, व्हिच इज राइट पोजीशन? आप नोट करना, स्टेथोस्कोप को एक बार लगाओगे, फिर उसको घुमा के दूसरी बार लगाओगे, एक इवेंट में आपको ऐसा फील होगा कि एयर लीक नहीं हो रहा है, एयर लीक नहीं हो रहा है, एयर लीक नहीं हो रहा मतलब आपने सही तरीका यूज किया, देन यू कैन हियर इन अ लाउड वे, और एयर लीक हो रहा मींस यू कैन नॉट हियर। तो जब भी किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते समय स्टेथोस्कोप को हम यूज करते हैं तो डायफ्राम किधर होना चाहिए? पीछे, आगे, अपने एब्डोमेन की तरफ या बाहर? यस, और डायफ्राम को आपने देखा होगा दो फिंगर से हम हैंडल करते हैं, है ना? अब यहां पर इस डायफ्राम का, इसका दोनों का काम समझना होगा, दैट यू कैन सी, एक डायफ्राम लिखा है और एक बेल लिखा है, दोनों का यूज होता है। बेल का यूज हम करते हैं फीटल हार्ट साउंड सुनने में, बेल का यूज करते हैं फीटल हार्ट साउंड, डायफ्राम लंग साउंड, हार्ट साउंड, और इवन वी कैन से बाउल साउंड। कौन सा साउंड? बाउल साउंड। तो मैंने मेंशन किया है S1 S2 हियर्ड विद द स्टेथोस्कोप, और S3 और S4 हियर्ड विद द फोनोकार्डियो। ये एक डिवाइस दिख रहा है जिसमें हम साउंड की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करते हैं, और साउंड की फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है कि वो S3 है या S4 है। ये अलग अलग दो एमसीक्यू बनेंगे, S1 S2 के लिए कौन सा डिवाइस, मैं आपको स्टेथो को डिटेल में पढ़ाऊंगा, और S3 और S4 के लिए कौन सा डिवाइस, फोनोकार्डियोग्राम। हो सकता है इमेज बेस्ड एमसीक्यू मिले, फोनोकार्डियोग्राम। हो गया बच्चों? नाउ नेक्स्ट स्टेथोस्कोप की बात करते हैं, एक्चुअली क्या क्या पार्ट्स हैं, एग्जाम में क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। इसके जो फाउंडर है उसका नाम है रेन लेनेक, इज आल्सो फाउंड लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस के फाउंडर भी ये सेम है, रेन लेनेक। व्हाट डू यू मीन बाय लिवर सिरोसिस? क्या होता है लिवर सिरोसिस? डीजनरेटिव चेंजेस, वेरी गुड। लिवर सिरोसिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है इन विच डीजनरेशन ऑफ द लिवर पैरेन्काइमल सेल रिजल्टिंग लॉस ऑफ लिवर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड लिवर सिरोसिस, और इसका मेन कॉज है अल्कोहल। क्या होता है? अल्कोहल। तो लिवर सिरोसिस का फाउंडर और स्टेथोस्कोप का फाउंडर जो है वो सेम पर्सन है। आई हैव मेंशन डायफ्राम इज अ सर्कुलर फ्लैट शेप या फ्लैट सरफेस दैट हैव हाई पिच, दैट इज अ डायफ्राम। ज्यादातर डायफ्राम का यूज करते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है इसका सरफेस कैसा होता है, सर्कुलर बोल सकते हो या फ्लैट बोल सकते हो, बट एक वर्ड लिखा हाई पिच साउंड सुनने में ये हेल्प करता है। और आपकी बॉडी में हाई पिच साउंड की हम बात करें तो बाउल साउंड हाई पिच होता है, लंग साउंड हाई पिच होता है, हार्ट साउंड हाई पिच होता है, और आपको टाइट सील के साथ पकड़ना है। बाउल साउंड 5 to 35 पर मिनट, दैट इज अ नॉर्मल बाउल साउंड, 5 to 35 पर मिनट। लंग्स में तीन साउंड पड़ते हैं, और हार्ट में अभी S1 और S2 हमने पढ़ा। बाउल साउंड इंडिकेट करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। लंग साउंड में ब्रोंकियल वेसिकुलर ब्रोंकोवेसिकुलर, हार्ट साउंड में S1 और S2, है ना? तो ये जब सभी जो साउंड्स हैं वी कैन से हाई पिच, एक मिनट में 5 to 35 बाउल साउंड होने चाहिए, दिस अराउंड नॉर्मली 1 मिनट डज हैव 5 to 35।
कई बार आपने देखा पेट दर्द करके हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर आपके पेट के ऊपर स्टेथोस्कोप लगाता है ना? तो आप क्या सोचते हो, क्या देखा होगा? अब तो पता चल गया ना, नर्सिंग कर ली हमने। पहले से लगता जादू है, पेट पे स्टेथो रखा और बता दिया कि आपको ये दिक्कत है। एग्जैक्टली बाउल साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप को पुट किया जाता है एब्डोमेन पे, क्योंकि बाउल साउंड बिगिंस होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से एंड होता है सिग्मोइड कॉलन तक। तो बाउल साउंड भी हाई पिच है, लंग साउंड भी हाई पिच है, हार्ट साउंड भी हाई पिच है। दूसरा बच्चों बेल, दिस पोर्शन बेल, दैट इज अ लो पिच साउंड, स्पेशली फीटल हार्ट साउंड। अगेन अप्लाई बेल स्लाइटली टाइटली, सॉरी, दैट विल बी फीटल हार्ट साउंड। आपने सुना था प्रेजेंटिंग पार्ट, लाई, प्रेजेंटेशन, है ना? उस समय जब यूट्रस के अंदर बेबी होता है और व्हेन वी कंडक्ट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो हमें पता चलता है कि बच्चा एग्जैक्टली किस पोजीशन में, LOA है या ROA है, पोजीशन को फाइंड आउट करने के बाद में फीटस का जो स्केपुला के बीच का एरिया बिहाइंड द या बैक साइड ऑफ द बॉडी, वहां हम स्टेथोस्कोप को पुट करते हैं लंग साउंड सुनने के लिए। और हार्ट साउंड के लिए हम किसको यूज करेंगे? बेल को। किसको यूज करेंगे? तो फीटल हार्ट साउंड, एक तो बेल यूज करते हैं, बाकी डॉपलर पढ़ा होगा आपने, फीटोस्कोप पढ़ा होगा। डॉपलर और फीटोस्कोप ओबीसी में पढ़ोगे, बट एग्जाम के पर्पस ऑफ आपको याद रखना है, जब भी फीटल हार्ट साउंड सुनना होता है तो स्टेथोस्कोप का बेल का भी उपयोग होता है। कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि बेल यूज करते हैं, है ना? बेल आल्सो यूजिंग पीडियाट्रिक वार्ड, इवन न्यूबॉर्न नियोनेट में भी यूज कर सकते हैं। तो बेल आल्सो रिस्पांसिबल टू हियरिंग साउंड, बट लो पिच साउंड को सुनने में मदद करता है, और बाकी डायफ्राम जो है हाई पिच साउंड को सुनने में मदद करता है। इट्स ओवर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी एब्नॉर्मल हार्ट साउंड। लिख लिया सभी ने? हाँ लिखो बेटा। नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं? नेक्स्ट एब्नॉर्मल हार्ट साउंड। ओके फाइन। मरमर, और मरमर टू टाइप्स का होता है। देखिए कैसे मरमर को हम सुनते हैं। मरमर एक्चुअली एब्नॉर्मल हार्ट साउंड को कहते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मरमर, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मरमर, वन ऑफ द ब्लविंग या होशिंग मरमर, सेकंड वन वेस्कुलर और ब्रूट मरमर। ये दोनों जो है एब्नॉर्मल साउंड है। एग्जैक्टली एक वर्ड होता है बच्चों टर्बुलेंट, टर्बुलेंट को बोल सकते हैं फॉल्टी, फॉल्टी। दैट मींस जब ब्लड को ट्रेवल करना चाहिए तब ना करके कभी भी ट्रेवल करना। बाय द वॉल, फॉल्टी ब्लड फ्लो थ्रू द वॉल, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो थ्रू द वॉल। आर्टरी पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड है और वहां से ब्लड जा रहा है, दैट इज अगेन टर्बुलेंट ब्लड ट्रेवल थ्रू द आर्टरी, या फॉल्टी ब्लड ट्रेवल थ्रू द आर्टरी। तो जहां पर भी ये वर्ड आपको देखने को मिलता है, टर्बुलेंट का मतलब याद रखना फॉल्टी, फॉल्टी का मतलब रॉन्ग, जहां ब्लड को नहीं जाना चाहिए वो ब्लड जा रहा है। जैसे फॉल्टी ब्लड, यदि राइट एटीएम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं आना चाहिए, कब? जब ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ द वॉल, बट ब्लड आ रहा है, इसका मतलब एब्नॉर्मलिटीज है। आया समझ में? जैसे इस वॉल के साथ, सॉरी, इस एब्नॉर्मल साउंड की मैं बात करूं, किसी पेशेंट को, ये कौन सा वॉल है बच्चों? ट्राइकस्पिड। कौन सा है? ट्राइकस्पिड है। और ट्राइकस्पिड वॉल में पेशेंट को स्टीनोसिस हो गया, मतलब वॉल नैरो हो गया। अब ये वॉल ना तो खुल रहा है ना बंद हो रहा है। अब राइट एटीएम से ब्लड किधर आता रहेगा? राइट वेंट्रिकल। भाई नॉर्मली वॉल को क्या होना चाहिए? जब एटीएम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को बंद हो जाना चाहिए। अब ये वॉल पूरा खुल नहीं रहा है। खुल नहीं रहने का मतलब है इस वॉल में कैल्शियम जमा हो गया। क्या जमा हो गया? और वॉल का डायमीटर क्या हो गया? अब राइट एटीएम से ब्लड ड्रॉप 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 कहां जा रहा है? तो साउंड नॉर्मल तो नहीं सुनाई देगा, एब्नॉर्मल साउंड। इस एब्नॉर्मल साउंड को कहते हैं ब्लविंग और होशिंग। अब ब्लविंग और होशिंग का मतलब होता है प्रेजेंट ड्यूरिंग टर्बुलेंट ब्लड फ्लो थ्रू वॉल ऑफ हार्ट। यदि आपके हार्ट के वॉल से फॉल्टी ब्लड जा रहा है, दैट इज कॉल्ड साउंड, वी कैन से ब्लविंग और होशिंग। इट इज एग्जांपल ऑफ मर्मर साउंड, इट्स एग्जांपल ऑफ। इसका मीनिंग क्लियर हुआ बच्चों? ब्लविंग और होशिंग का मतलब होता है जब आपके हार्ट के वॉल के द्वारा, जो राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल हो सकता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी हो सकता है, लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल हो सकता है, जब आपका ब्लड लगातार ट्रेवल कर रहा है, दैट काइंड ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ब्लड फाइंड आउट, और जो साउंड आपको सुनाई देगा उस साउंड को क्या कहते हैं? ब्लविंग और होशिंग। नॉर्मली तो हमें S1 सुनाई देना चाहिए, लब सुनाई देना चाहिए, बट ये नॉर्मल साउंड का ना तो पिच होगा, ना फ्रीक्वेंसी होगी, ना ड्यूरेशन होगा, और एक अजीब सा साउंड सुनाई देगा। दैट साउंड वी कैन से ब्लविंग और होशिंग साउंड। तो इसका मीनिंग पूछेंगे, ब्लविंग और होशिंग कब सुनाई देता है? ड्यूरिंग टर्बुलेंट ब्लड फ्लो थ्रू द वॉल ऑफ द हार्ट, थ्रू द वॉल ऑफ द। क्लियर हुआ बैक साइड वाले बच्चे?
यस सर, बहुत मुश्किल होता है बोलेगा। लिख लो, फिर अगला बताता हूँ। वेस्कुलर की बात करते हैं। इससे तो ना 500 गुना ज्यादा एनर्जी सारांश में दिखी। कितने गुना? 500 गुना। अब नालायक एकदम जैसे धीरे 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 ठंडे पड़ते जा रहे हैं। 12 घंटे से थकते ही नहीं थे। नॉर्थ सेट पास में था। समोसा चाय नहीं भैया, नहीं खिला सकते। भले थक जाओ आप, है ना? डेली समोसा चाय खिलाओ, नहीं थकेंगे। लिख लिया? वेस्कुलर ब्रूट मर्मर, दैट इज अ faulty, sorry, during faulty blood flow through artery। अब इस दोनों में देखिएगा, पहले वाला जो आपका ब्लविंग और उशिंग है, ये इंडिकेट करता है लीकिंग ऑफ वॉल। लीकिंग ऑफ वॉल, इंडिकेट लीकिंग ऑफ वॉल। और वेस्कुलर इंडिकेट करता है पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी। इंडिकेट पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी। ये दोनों में डिफरेंशिएशन है। ब्लविंग और ओशिंग इंडिकेट करता है कि आपका वॉल जो है लीक है। वॉल क्या है? जो लीक है ताकि ब्लड चल रहा है, फॉल्टी ब्लड जा रहा है, तो एब्नॉर्मल साउंड को ब्लविंग साउंड कहते हैं। आर्टरी में यदि पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको सुनाई देगा वेस्कुलर और ब्रूट साउंड। तो जब लिखा है लीकिंग ऑफ वॉल इंडिकेट ब्लविंग और ओशिंग, दूसरी तरफ लिखा पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इंडिकेट वेस्कुलर ब्रूट, वेस्कुलर या ब्रूट साउंड। लिख लिया सभी बच्चों ने? नेक्स्ट कैरी करें। नोट करके ऐड करना बच्चों। फॉर चेकिंग पेटेंसी नस पैल्पेट फॉर द थ्रिल ऑस्कल्टेट ब्रूट ओवर द फिस्टुला। पहले लिख लीजिए फिर आपको समझाता हूं ये। और इसके ऊपर स्टार लगा लेना। फॉर चेकिंग पेटेंसी नस पैल्पेट फॉर द थ्रिल ऑस्कल्टेट ब्रूट ओवर फिस्टुला। लिखिए सभी ने? एक्जेक्टली क्या होता है आपने सुना बच्चों? हीमोडायलिसिस। हाँ लिखवा दूं बेटा, हीमोडायलिसिस। डायलिसिस और डायलिसिस में दो टाइप्स पड़ते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक्चुअली डायलिसिस का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड व्हेन योर किडनी इज अनेबल टू रिमूव। जब आपका किडनी नहीं रिमूव कर पा रहा है तो हम इस प्रोसेस के द्वारा ब्लड से वेस्ट को रिमूव करते हैं, इसीलिए कहते हैं इट इज अ प्रोसेस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड व्हेन योर किडनी इज अनेबल टू रिमूव। जब किडनी आपके वेस्ट को रिमूव नहीं कर पा रहा है तो हम एक प्रोसीजर करने के लिए उसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल। हीमोडायलिसिस का मेन जो डिफरेंशिएशन है, इट विल यूज डायलिसिस और डायलिसिस मशीन। इसमें दो चीजें यूज होती है, एक तो डायलिसिस, डायलिसिस जो है मशीन को बोलते हैं, एक डायलिसिस सेट होता है जो सब्सटेंस होता है। तो हीमोडायलिसिस जब किसी पेशेंट को करते हैं तो दो तरीके की साइट्स क्रिएट करते हैं बच्चों, है ना? दो साइट्स क्रिएट करते हैं। एक साइट जो होता है टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है, और एक है लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, लॉन्ग टाइम तक रखते हैं। क्योंकि हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोटेंशन। हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हाइपोटेंशन। अब टेम्पररी जो साइट होता है, टेम्पररी साइट की हम बात करें तो इसमें कई सारी साइट्स पड़ते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल आर्टीरियो वीनस स्टंट, सो शंट लिखिएगा, स्टंट। एक होता है इंटरनल आर्टीरियो वीनस फिस्टुला, फिस्टुला। क्या होता है? सपोज ये पेशेंट एक्सट्रीमिटी है, ये पेशेंट एक्सट्रीमिटी है, और इसमें आर्टरी भी ट्रेवल कर रहा है और इसमें वेन भी ट्रेवल कर रहा है, वेन भी ट्रेवल कर रहा है। और नॉर्मली सबको पता है कि हम आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं और फिल्टर करके वेन से वापस डाल देते हैं। भाई ब्लड आपकी बॉडी से निकला और हमने आर्टरी से ब्लड को लिया, डायलिसिस मशीन में गया, फिल्टर हुआ, वेस्ट रिमूव हुआ, फिल्टर ब्लड वापस आपके वेन के द्वारा आपकी बॉडी में चला जाता है ना? सपोज ये लेफ्ट या राइट कोई एक एक्सट्रीमिटी ले लो, आर्टरी भी होता है, वेन भी होता है, तो हमने एक डिवाइस जो है उसको प्लेस किया, इस डिवाइस को हमने प्लेस किया इस तरीके से, और बीच में एक जंक्शन लगा दिया, बीच में एक जंक्शन लगा दिया, इस जंक्शन को मशीन से कनेक्ट कर दिया, इस जंक्शन को भी मशीन से कनेक्ट कर दिया। पहले वाले जंक्शन से क्या हो रहा है? ब्लड बाहर जा रहा है, कहां जा रहा है? डायलिसिस मशीन में, फिल्टर होकर दूसरे वाले जंक्शन से ब्लड वापस कहां जा रहा है? इसको तो बोलते हैं एक्सटर्नल आर्टेरियो वीनस शंट। शंट पढ़ा होगा ना हाइड्रोसिपलस में, पेरिटोनियल पेरिटोनाइटिस में या असाइटिस में। एक लिखा हमने इंटरनल आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब होता है एब्नॉर्मल कनेक्शन, एब्नॉर्मल। फिस्टुला का मीनिंग होता है एब्नॉर्मल कनेक्शन।
एबनॉर्मल कनेक्शन इज कॉल्ड फिस्टुला। अब हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोटेंशन। क्या होता है? सेकंड वन होता है डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम, जहां फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है। ब्लड निकाला 1 लीटर, वापस गया 950 ml, 50 ml वेस्ट क्या हो गया? रिमूव कर लिया। तो जितना वॉल्यूम बाहर आया उतना वापस नहीं गया, अब वापस नहीं गया तो ब्लड में वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो हाइपोटेंशन के साथ साथ में पेशेंट का ब्लड वेसल्स सबसाइड होने लगता है। भाई वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड वेसल्स नहीं दिखेगा, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक और साइट क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम है आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। क्या नाम है? आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। डॉक्टर क्या करेंगे, उसी एक्सट्रीमिटीज में, सपोज ये आपकी आर्टरी है, देन ये आपकी वेन है, और ये क्या कॉज कर दिया? फिस्टुला। क्या कॉज कर दिया? एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन आर्टरी और वेन। फिस्टुला की वजह से एक बड़ा डायमीटर वाला एरिया मिल जाता है, एक नीडल हम इंसर्ट कर देंगे ब्लड को निकालने के लिए, दूसरी नीडल इंसर्ट कर देंगे ब्लड को वापस आने के लिए। अब हमें ये देखना है कि इसके बीच में पेटेंसी है कि नहीं है, तो वहां स्टेथोस्कोप लगाएंगे और उस समय जो साउंड सुनाई देगा उसको ब्लूट साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी दो टाइप के एब्नॉर्मल साउंड बताया ना, एक ब्लविंग और वॉशिंग। ब्लविंग और वॉशिंग कब सुनाई देता है? जब वॉल से ब्लड चलता है, वॉल के द्वारा फॉल्टी ब्लड, और वॉल के द्वारा फॉल्टी ब्लड कब चलता है? जब वॉल लीक होता है, और लीक कब होगा? जैसे मैंने कहा स्टीनोसिस हो गया। क्या हो गया? दूसरा मैंने कहा था ब्रूट और वेस्कुलर। ब्रूट और वेस्कुलर कब सुनाई देता है? जब आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। यहां पर भी हमने क्या किया है, एक पेटेंसी को चेक करने के लिए यहां पर स्टेथोस्कोप लगाएंगे, यदि ब्लड जा रहा है एक दूसरे की तरफ तो जो साउंड सुनाई देगा उसको बोलते हैं ब्रूट साउंड। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने यहां पर पुट किया, ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि फिस्टुला की पेटेंसी को देखने के लिए कौन सा साउंड सुनते हैं, ये क्वेश्चन आता है ब्रूट साउंड। आगे समझ में? ओके फाइन। तो एबनॉर्मल दोनों साउंड हो गए। उससे पहले जो है मैंने नॉर्मल साउंड आपको बताए, S1 S2। अब नेक्स्ट कैरी करते हैं, हाँ लिख लो। ऑनलाइन वाले बच्चों को कहना चाहूंगा मेरे क्लास पे ध्यान दो, गप्पे लगा रहे चैट बॉक्स में बैठ के। सुमन, मेरे गांव में एक ही फास्ट फूड की शॉप नहीं है। सोनालिता कह रही तो 1 साल हो गया है मैंने तो फास्ट फूड खाया ही नहीं है, अब तो सिलेक्शन होने के बाद ही खाऊंगी। नालायक बच्चे। हाँ, इसमें ताली वाली की बात ही नहीं बेटा। सोनालिता, जगह भी डिसाइड कर रहे हैं, पिंक सिटी में खाएंगे। लिख लिया सभी ने? ओके। ये फिस्टुला वाला इमेज मैंने आपको दिया जो हेमोडायलिसिस हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सा पेज चाहिए, नोटबुक का बड़ा सा पेज, है ना? इसको लैंडस्केप में कर लो नोटबुक को, ये बड़ा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बड़ा पेज की जरूरत पड़ेगी बच्चों, और बड़े पेज के सेंटर में ऊपर लिखना है रस, है ना? नहीं तो फिर क्या है, छोटा छोटा बना बना के जगह सेट करोगे, बड़ा पेज रखना, बड़ा पेज इसमें लिखना है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रस हार्मोन सिस्टम विद बॉडी रेगुलेट ब्लड प्रेशर, रेगुलेट फ्लूइड, रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आपकी बॉडी से फ्लूइड की कमी होने पर, ब्लड प्रेशर एब्नॉर्मल होने पर, इलेक्ट्रोलाइट की इंबैलेंस होने पर ये मैकेनिज्म काम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जहां रेनिन लिखा बच्चों, उसके आगे एक एरो करके छोटा सा ऐड कर देना, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, अलग से रेगुलेट ब्लड प्रेशर। एमसीक्यू पूछेंगे, विच हार्मोन या विच सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, तो आंसर लिखना रेनिन। बड़ा यूनिवर्सल एमसीक्यू है, बीपी को रेगुलेट करने वाला सब्सटेंस कौन सा है? रेनिन। लिख लिया सभी ने? दैट इज रस, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब एग्जैक्टली तीन चीजें मैंने आपको बताई। ये मैकेनिज्म काम कम करता है जब ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता है, जब फ्लूइड बॉडी में कम ज्यादा होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम कम ज्यादा होता है। तो ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन कर लेता है, हार्ट रेट को भी नॉर्मल आता है, इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन कर लेता है, और आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी को भी पूरा कर लेता है। तो दैट मैकेनिज्म वी कैन से रस। अभी काम कैसे करता है, वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। कुछ कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं मैं। जैसे ही आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है, सपोज आप समझिएगा, मैं लिखूंगा बच्चों, आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है, या आपको हाइपोटेंशन हुआ है, हाइपोटेंशन का मतलब हुआ है ब्लड प्रेशर फॉल हुआ है, या इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ है, इंबैलेंस हुआ है, तो सबसे पहले ये चेंजेस होते ही किडनी को सिग्नल जाएगा। किसको जाएगा? और किडनी के अंदर एक अपैरेटस है, जेक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर अपैरेटस, सुना है? जेक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर अपैरेटस। उस जेक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर अपैरेटस में एक सेल है, मेसेंजर सेल। उस सेल को सिग्नल पहुंचता है
कि आपकी बॉडी में फ्लूइड कम हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर गिरा है, ऐसे बोल के नहीं बोलते हैं, बट सिग्नल पहुंचता है, वॉल्यूम कम हुआ है, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ है, तो मैसेंजर सेल एक सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, इसका नाम है प्रोरेनिन। और वो प्रोरेनिन तब तक कहलाएगा जब तक वो ब्लड में एंटर नहीं करता है, और ब्लड में एंटर करते हैं उसको कहते हैं रेनिन। क्या कहते हैं? रेनिन। अब जैसे आपका बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है, या आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर में हाइपोटेंशन हुआ है, या इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, योर किडनी, हाउ मेनी किडनी वी हैव? टू किडनी, वी हैव टू किडनी। योर किडनी, और किडनी के अंदर बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स, फिर बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। दिस इज योर मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में होता है नेफ्रॉन। बाहर कॉर्टेक्स, मेडुला, इन दोनों के बीच में बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है नेफ्रॉन। कौन होता है? नेफ्रॉन लोकेटेड होता है। और नेफ्रॉन का जो मेन जंक्शन होता है बॉमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बॉमन कैप्सूल। उसके बाद ग्लैमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूबस। वहां पर एक सेल का एरिया होता है जिसका नाम है जेक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर apparatus। क्या बोलते हैं? और वहां से एक सब्सटेंस आ रहा है जिसका नाम है प्रोरेनिन। क्या नाम है बच्चों? प्रोरेनिन। और ये प्रोरेनिन आया कहां से? जेक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर apparatus। जेक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर apparatus से एक सेल है जिसका नाम है मेसेंजर सेल, उसने भेजा प्रोरेनिन। स्टिल प्रोरेनिन जो है अभी ब्लड में नहीं पहुंचा है। जैसे ये प्रोरेनिन ब्लड में एंटर करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? रेनिन हार्मोन। क्या बन जाएगा? रेनिन। और मैंने अभी कहा था रेनिन आर रिस्पांसिबल टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर। क्या रेगुलेट करता है? ब्लड प्रेशर। अब यार रेनिन शांत नहीं बैठने वाला है, रेनिन यहां से किडनी से निकलते ही लिवर को सिग्नल करेगा, है ना? ये आपका लिवर है, ये आपका लिवर है, दैट इज योर लिवर। हाउ मेनी लिवर वी हैव? वन। कितने होते हैं? वन। बड़ा ध्यान है लिवर का आपको। अब लिवर से क्या हुआ, ये रेनिन लिवर में जाकर के और सब्सटेंस को रिलीज करवाएगा, एंजियोटेंसिनोज, एंजियोटेंसिनेज, एंजियोटेंसिनेज। ये एंजियोटेंसिनेज जो है, रेनिन इसको कन्वर्ट करा देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन, और रेनिन फ्री हो जाएगा। इसने कहते हैं गाड़ी को चालू कर दिया, अब गाड़ी चलती रहेगी। तो हुआ क्या, जैसे फ्लूइड लॉस हुआ, हाइपोटेंशन हुआ, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ, तो डेफिनेटली जब भी आपकी बॉडी में फ्लूइड कम होता है ना, तो किडनी को जाने वाला वॉल्यूम कम होता है, और किडनी को वॉल्यूम कम जाएगा तो यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो किडनी को लगा कि मेरे को जरूरत उतना वॉल्यूम आ नहीं रहा है, तो ये प्रोरेनिन एक्टिवेट होता है, तो रिलीज होता है, रेनिन बनता है, रेनिन बनके ब्लड में ट्रेवल होकर लिवर के पास आता है, और वहां से एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनेज इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को सिक्रीट करवाता है, और करवाने के बाद में ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। तो मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट हुआ ऑटोमेटिकली। जैसे ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट होने के बाद में लंग्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वी हैव टू लंग्स, लंग्स एक्टिवेट हो जाएंगे। लंग्स में पल्मोनरी कैपिलरीज, लंग्स में भी पल्मोनरी कैपिलरीज, ये क्या करेगी? ये भी एक सब्सटेंस को सिक्रीट करवाएगी, उसका नाम होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई, एसीई। जैसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा, उसी समय लंग्स को इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और लंग्स भी अपने एक हथियार को भेज देगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एक बार फिर से देखिएगा, हमारे पास बॉडी में फ्लूइड की कमी हुई, ब्लड प्रेशर कम हुआ, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ, इन तीनों को रेगुलेट करता है रास मैकेनिज्म। कौन करता है? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सारे चेंजेस होते, किडनी एक्टिवेट हुआ, किडनी से प्रोरेनिन आया, प्रोरेनिन ब्लड में पहुंचा। जैसे प्रोरेनिन आपके ब्लड में पहुंचा तो क्या बन गया बच्चों? रेनिन। क्या बन गया? ब्लड से ट्रेवल होकर लिवर के पास गया, लिवर से एंजियोटेंसिनेजन को, एंजियोटेंसिनेज को रिलीज कराया, उसने एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने वाला कौन है? रेनिन। कौन है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो लंग से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज हुआ, एसीई रिलीज हुआ, और उसने इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन। अब जो भी भरपाई करनी है, फ्लूइड वापस चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, अब यहां से सारी चीजें शुरू होगी। यहां तक तो मैकेनिज्म चल के आ गया। स्टार्ट किसने किया था? रेनिन ने। एंजियोटेंसिनेज ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाया रेनिन की प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने क्या बनाया? एंजियोटेंसिन सेकंड। अब जैसे ये एंजियोटेंसिन सेकंड बना, अब ये क्या काम करेगा? इसके पास बहुत सारे काम है। सबसे पहले ये स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक नर्व को, सिंपैथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करेगा, और सिंपैथेटिक नर्व क्या करेगा? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करेगा? तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो एक तो इसने स्टिमुलेट कर दिया सिंपैथेटिक नर्व, और उसने आकर के ब्लड प्रेशर को, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। फिर भी नहीं माना, फिर इसने स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट एंड सिक्रीट एडीएच, एंटी डायरेटिक। और एडीएच का काम है वाटर को रीअब्सॉर्ब करना, वाटर की कमी थी ना, तो इसने क्या किया? स्टिमुलेट एंड सिक्रीट का एडीएच। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन इज आल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। वेसो, इट्स सिक्रीटिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस, रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको सिक्रीट हाइपोथैलेमस करता है, पर आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना? जैसे एडीएच की हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। ये आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, इसको बहुत सारे नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों। हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को कौन चलाता है? तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का हार्ट है, अपना हार्ट तो अपने पास है, एंडोक्राइन सिस्टम का हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीधा कनेक्टेड नहीं होता, बट ये नालायक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीधा कनेक्शन होता है इसका। ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो जंक्शन दिखा है, खुला रास्ता है, इसको कहते हैं इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम स्टॉक। द कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड इनफंडीबुलम स्टॉक। क्या बोलते हैं?
अब ये हाइपोथैलेमस यहां से एक तो ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच इनको भेज देता है। कहां भेज देता है? और यहां से फिर एडीएच बाहर निकलता है और ऑक्सीटोसिन भी बाहर निकलता है। आया समझ में? कभी मत कहना प्रोटेक्शन का काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, हाइपोथैलेमस भेजता है, ये आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में रुकता है, रुक करके फिर रिलीज होता है ना? क्योंकि हाइपोथैलेमस तो सारे रिलीजिंग हार्मोन को भेजेगा, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आके स्टिमुलेट करेगा, बोला ग्रोथ हार्मोन दो, ये फिर ग्रोथ हार्मोन दे देगी, है ना? यहाँ के फिर हार्मोन बॉडी के अदर ऑर्गन के पास ले जाएगा। तो एडीएच के मेन फंक्शन की बात करूं ना, तो आपके बॉडी में वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। वाटर को क्या करता है? और ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करने का काम भी कैसे करता है? एडीएच जो है ना, ये डिस्टल कन्वोलेंट ट्यूबुल्स, याद है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग डिस्टल, यहाँ के डिस्टल कन्वोलेंट ट्यूबुल को पकड़ता है कि मुझे वाटर चाहिए, और उसको परमिएबल करके वाटर को वापस लेना शुरू कर देता है। नॉर्मली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो पूरा नेफ्रॉन करता है, बट ये एडीएच क्या करेगा? डीसीटी के पास जाएगा और वहां जाके बोलेगा मुझे वाटर चाहिए, वहां से वाटर को वापस लेना शुरू कर देता है। तो सिंपली आपको याद रखना है, स्टिमुलेट एंड सीक्रेट एडीएच, और एडीएच क्या करता है? रीअब्सॉर्ब वाटर। अब शुरू में मैंने कहा फ्लूइड की कमी थी, अब यहां से वापस क्या ले रहे हैं हम? वाटर वापस ले रहे हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहे हैं, वॉल्यूम की भरपाई हो रही है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोलाइट की भी बात कर लेते हैं। फिर ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा एंड सीक्रेट एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन का काम है एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ये क्या करेगा? एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड रीअब्जॉर्प्शन सोडियम। तो इलेक्ट्रोलाइट का हिसाब किताब हो गया, वाटर वापस आ गया, ब्लड वेसल आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो इन सब ने मिलकर के फ्लूइड को इंक्रीज कर दिया, इन सब ने मिलकर ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, इन सब ने मिलकर क्या बैलेंस कर दिया? इलेक्ट्रोलाइट। कुछ कुछ समझ में आया? शॉर्टली एक बार रिवाइज करता हूं कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है, दैट बिकॉज़ इजी टू रिकॉल। मैकेनिज्म का नाम है रास। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछते हैं रास मैकेनिज्म क्या काम करता है, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब मैंने कहा बैलेंस। किसका होमियोस्टेसिस? वाटर का कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट का कर सकता है। रास मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी कौन है? रेनिन, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला हार्मोन रेनिन। अब रेनिन क्या करता है? जब भी फ्लूइड की कमी होगी, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, तो किडनी को सिग्नल जाएगा, किडनी से प्रोरेनिन निकलेगा एक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर अपरटस से, और ये प्रोरेनिन ब्लड में मिलकर क्या बन जाएगा? और ब्लड में भागा भागा जाएगा लिवर के पास, और एंजियोटेंसिनोजन या एंजियोटेंसिनेज को रिलीज करेगा, और एंजियोटेंसिनेज क्या करेगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? और फर्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहां सारा? पल्मोनरी कैपिलरी से। इसने क्या किया? फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट किया, और सेकंड कन्वर्ट होते ही अपने रोल में आ जाएगा, सिंपैथेटिक को छेड़ेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, देन एडीएच को रिलीज करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, स्टिमुलेट करेगा और सेक्रेट करेगा एल्डोस्टेरोन को, और एल्डोस्टेरोन को सेक्रेट और रिलीज करके पोटेशियम को बाहर भेजेगा, सोडियम को, और फाइनली आपके सारा पैरामीटर वापस आ जाएगा। ये अपने आप काम करता है, अपने आप काम करता है। कुछ कुछ समझ में आया? एमसीक्यू मैं बना लूंगा, ये मैकेनिज्म आपको समझ में आना चाहिए। आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, फोटो मत खींचना, नहीं तो फोटो में पड़ा रहेगा बेटा। इसके बाद में आपका ऑलमोस्ट एनाटॉमी ऑफ हार्ट को ना, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कुछ होगा, 19-20 पूरा हो जाएगा। एक बैरोरेसेप्टर और बचा हुआ है, प्रेस रिसेप्टर, उसको आगे देखते हैं। इसके बाद एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम,